गुलामी का निशान आप देखिए कि 1528 में अयोध्या में बाबर ने तोड़वाया जन्मभूमि जी। 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद हमने उसको रिस्टोर किया जी। अगर इसी स्पीड से बाकी रिस्टोर करते रहेंगे तो अगले 1000 साल तक भी सब रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। 1670 में मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, उसको तोड़वाया उसने। 1669 में वाराणसी में ज्ञानवापी, जहां भी पूजा शुरू हो गई है, जी जी जी, इसको औरंगजेब ने तोड़वाया था। धन्यवाद देना चाहिए यहाँ की सरकार को भी, शासन को भी और माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी कि यहाँ 80% पॉपुलेशन वाला हिंदू कितना वो धैर्य है, कितना गंभीर है कि लाठी डंडे ले जाके नहीं कह रहा कि हमारा, इसको खाली करो, ये हमारा है, खाली करो हमारा, वो नहीं कह रहा है, कोर्ट जा रहा है, वो कोर्ट जा रहा है। जी। नेशनल ऑनर एक्ट में उन्होंने क्या किया, जनगण मन के लिए पूरा प्रोटोकॉल बना दिया, लेकिन इंदिरा जी ने बड़े चालाकी से, क्योंकि पिताजी उनके विरोधी थे वंदे मातरम के, हाँ। उसमें उन्होंने वंदे मातरम को छोड़ दिया। नेहरू जी ने कोई काम नहीं किया। अच्छा। 1936 का शरीयत पारसी मैरिज एक्ट है, वो भी महिलाओं के खिलाफ है, नेहरू जी ने कोई काम नहीं किया। पारसी मैरिज एक्ट भी भैया? हाँ। 1937 में जो शरीयत एक्ट है वो तो बिल्कुल ही महिलाओं के खिलाफ है, उसमें तो मतलब महिला 3rd क्लास सिटीजन है। नेहरू जी ने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। कानून बना बना के इस देश को बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया और कम से कम 50 कानून बनाया उन्होंने। मैंने तो आपको कुछ 15, 20, 25 कानून बताए हैं। एक्चुअल में कांग्रेस ने लगभग 50 कानून बनाया है भारत की संस्कृति को बर्बाद करने, भारत की एकता अखंडता को बर्बाद करने, हिंदुओं को डिवाइड करने और फॉरेन रिलीजन को प्रमोट करने। अगर हमने धर्मांतरण को नहीं रोका, घुसपैठ को नहीं रोका और जनसंख्या विस्फोट को नहीं रोका तो याद रखिए 25 साल के बाद बहुत भयानक स्थिति आने वाली है। जो 1947 में हुआ था, अगर हमने कठोर कानून नहीं बनाए तो 2047 में वो सब होगा। अश्विनी उपाध्याय जी, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी नाइस टू हैव यू अगेन सर। तो पिछली बार हमने बहुत सारे आपके जो PILs आप करते हैं उनके बारे में पूरा एक बड़ा सा ओवरव्यू लिया था। इस बार थोड़ा कुछ मुद्दों में डिटेल में जाना चाहेंगे। तो एक तो हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे सॉवरेंटी की बात है, तो सॉवरेंटी और गुलामी के जो निशान है एक्सेट्रा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभिजीत जी, स्वधर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है जी। डॉक्टर का काम है ईमानदारी से इलाज करना जी। ड्राइवर का काम है ईमानदारी से गाड़ी चलाना, मिस्त्री का काम है ईमानदारी से घर बनाना जी। जो शिक्षक का काम है, टीचर का काम है ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाना। ऐसे सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री का जो धर्म है वो है भारत के संविधान को ईमानदारी से लागू करना। जी। संविधान के प्रियम्बल में जो सबसे पहला शब्द है वो है सोवरेंटी। सॉवरेंटी, हाँ? मतलब संप्रभुता। संप्रभुता। और हमने शपथ क्या लिया कि हम एक संप्रभु भारत का निर्माण करेंगे। जी। स्वतंत्र तो 1947 में हो गया। हाँ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। जी। तो 26 जनवरी 1950 को हम सब ने शपथ लिया कि हम एक संप्रभु भारत बनाएंगे। और ये शपथ कौन लेता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, ये शपथ लेते हैं। जी। यानी इस संविधान को 100% लागू करने की जो सबसे पहली ड्यूटी होती है वो प्रधानमंत्री की होती है। जी। राइट। दुर्भाग्यवश हमने संप्रभुता के ऊपर कभी लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा ही नहीं किया। अच्छा। आज तक दुनिया भर के विषयों पे चर्चा हुई, सेकुलरिज्म है, सोशलिज्म है, ये है, वो है, खूब संसद में और लोकसभा राज्यसभा में तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी हुई। कभी आपने संप्रभुता पे कभी चर्चा सुना नहीं होगा आपने? नहीं हुआ भी नहीं। अच्छा। संप्रभुता का मतलब सब कुछ हमारा होगा, न गुलामी का नाम होगा, न गुलामी का निशान होगा, न गुलामी की कुरीतियां होगी, न गुलामी की कुप्रथाएं होगी, न गुलामी की परंपरा होगी, न गुलामी की शिक्षा व्यवस्था होगी, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था होगी, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था होगी, न गुलामी का टैक्स सिस्टम होगा, न गुलामी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा। सब कुछ हमारा होगा। जी। इसका मतलब होता है संप्रभु। जी। इसके लिए कभी एफर्ट नहीं किया गया, वही सब चलता आ रहा है। आज की डेट में आप देखिए, अभी हम लोग दिल्ली में बैठे हुए। जी। दिल्ली का जो इतिहास है, अब 5,500 साल पहले इसको खांडव प्रस्थ कहते थे। बिल्कुल। जब दुर्योधन का और युधिष्ठिर जी का विवाद हुआ तो बंटवारा कैसे हुआ कि यमुना के पूरब वाला हिस्सा वो दुर्योधन लेगा क्योंकि वो खूब उपजाऊ था, बढ़िया डेवलप्ड था। हाँ। यमुना जी के पश्चिम वाला हिस्सा जो जंगल था, खंडर था, पथरीला था, इसको खांडव प्रस्थ कहते थे, ये युधिष्ठिर जी को मिला। अच्छा। युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण, बलराम सबके सहयोग से इस खांडव प्रस्थ को डेवलप किया, अच्छा शहर बसाया, इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा। जी। राइट। आज इस इंद्रप्रस्थ में, जिसको हम दिल्ली कहते हैं,
यहाँ पे युधिष्ठिर के नाम पे, भीम के नाम पे, नकुल के नाम पे, अर्जुन के नाम पे, सहदेव के नाम पे, अभिमन्यु के नाम पे, कुंती के नाम पे, माद्री के नाम पे एक भी सड़क नहीं है, एक भी मोहल्ला नहीं, एक भी गली नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन वहसी दरिंदे लुटेरों के नाम पे यहाँ सड़कें भी हैं, पार्क भी हैं। यहाँ लोधी पार्क है, बिल्कुल। लोधी गार्डन है, हाँ। यहाँ बाबर रोड है, हुमायूं रोड है, तुगलक रोड है, शेरशाह रोड है, गजनी रोड है, गोरी रोड है। बहुत सारे सांसद, विधायक, मंत्री इन बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, अकबर रोड पे रहते भी हैं। तो काय की संप्रभुता? अरे जब गुलामी का नाम कंटिन्यू करना है, क्या इसी गुलामी के नाम के लिए वीर सावरकर ने बलिदान दिया, तिलक ने बलिदान दिया, नेताजी ने बलिदान दिया, जो हमारे हजारों की संख्या में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जी, क्या गुलामी के नाम कंटिन्यू करने के लिए थोड़ी उन्होंने अपना इतना बलिदान किया, भाई ठीक है अंग्रेज चले जाएंगे बाकी सब कुछ चलता रहेगा? ऐसा नहीं। उन्होंने कहा था वी वांट ए सोवरेन कंट्री, जी, हमें अपना सब कुछ भारतीयकरण करना। नहीं हुआ। उदाहरण के लिए पूरे देश में आप उठा के देखिए जी, बाइबल में जिन स्थानों का वर्णन है, हाँ जी, वो उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं आज भी। आज भी। जी, इसलिए बाइबल में जितनी बातें लिखी हुई हैं उसको लोग सही मानते हैं, क्योंकि हर चीज वहां पर वहाँ है, exist सारे के सारे नाम है। नाम है। जी बिल्कुल। कुरान में जिन स्थानों का वर्णन है, हाँ वो स्थान आज भी उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल। इसलिए कुरान में जितना लिखा हुआ है लोग कहते हैं भाई तो हकीकत है, देखो जो जगह लिखा हुआ जगह मिल रहा है। जी, हमारे महाभारत में, हमारे रामायण में, हमारे वेदों में जिन स्थानों का वर्णन है आज की डेट में आप उसको ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। और इसीलिए हमारे वेद पुराण को लोग एक काल्पनिक घटना कहते हैं, रामायण को एक काल्पनिक कहानी कहते हैं, जी, महाभारत को एक काल्पनिक घटना कहते हैं। हमारे 4 धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 51 शक्तिपीठ है। जो पहला शक्तिपीठ है हमारा, जहां माता का मुकुट गिरा था, उसको कहते हैं कीर्तेश्वरी। कीर्तेश्वरी। मुर्शीद खान नाम का लुटेरा गया, हाँ। उसने कीर्तेश्वरी मंदिर को ढहाया, लूटा, वहां सोना चांदी लूटा, और उस स्थान का नाम उसने मुर्शिदाबाद कर दिया। अच्छा। और आज भी वो बंगाल में मुर्शिदाबाद है, जिला है मुर्शिदाबाद। ठीक है। इसी तरीके से विंध्याचल हमारा एक दूसरा शक्तिपीठ है, विंध्याचल। अच्छा। वहां पे मिर्जा खान नाम का लुटेरा गया, उसने हमारे मंदिर को लूटा, तोड़ा, और विंध्याचल का नाम बदल के उसने मिर्जापुर कर दिया। अच्छा। आज भी चल रहा है। जौना खां, एक परशुराम जी के पिताजी का नाम था महर्षि जमदग्नि। हाँ। महर्षि जमदग्नि का जहां आश्रम था उस स्थान को कहते हैं जमदग्निपुरम। अच्छा। ठीक है। जौना खान नाम का लुटेरा गया, उसने महर्षि जमदग्नि का जो आश्रम था उसको लूटा, तोड़ा, जो मंदिर को तोड़ा, और उस स्थान को लिख दिया जौनपुर। जौनपुर। वो जौनपुर आज भी चल रहा है। अच्छा। मुजफ्फर खां नाम का लुटेरा गया बिहार में, वहां विदेह का स्थान था। विदेह इसलिए कहते हैं क्योंकि माता सीता, वहीं से उनका जन्म स्थान माना गया, माता सीता का जन्म स्थान। वहां उसने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया। अच्छा। बिहार में आज भी चल रहा है। इसी तरीके से महाभारत काल में आपको याद होगा कि 14 साल का वनवास हुआ था पांडवों को, 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। बिल्कुल। उस अज्ञातवास में जो पांडव थे वो विराट में रुके थे। हाँ। वहां पे होशियार खां नाम का लुटेरा गया और उसने विराट को होशियारपुर बना दिया। पंजाब में होशियारपुर आज भी चल रहा है। इसी तरीके से महाभारत में भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे। हाँ। एक गांव था इंद्रप्रस्थ, जिसको दिल्ली कहते हैं। हाँ। एक गांव था तिलप्रस्थ, अच्छा, जिसको फरीदाबाद कहते हैं। फरीदाबाद। एक गांव था सोनप्रस्थ, जिसको सोनीपत कहते हैं। एक गांव था पानप्रस्थ, उसको पानीपत कहते हैं। पानीपत। एक गांव था गजप्रस्थ, जिसको गाजियाबाद कहते हैं। अच्छा। अब महाभारत में लिखा हुआ कि 5 गांव मांगे, लेकिन उन 5 गांव को आप ढूंढिए तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि 5 का नाम बदल गया। भाई फरीद खान नाम का लुटेरा जाके तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना दिया था। कायदे से उसको रिस्टोर करना चाहिए था। बिल्कुल। हमारा राइट टू कल्चर का मामला, भाई अगर हमारे नाम ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे जो हमारे वेद पुराण गीता रामायण में है, तो हमारा जो कल्चरल कनेक्ट होगा वो कैसे होगा? नहीं होगा। हमारे बच्चों को बताया जाएगा रामायण काल्पनिक घटना है, महाभारत काल्पनिक घटना, हमारे बच्चे मान लेंगे, क्योंकि वो स्थान तो मिल नहीं रहे। अगर स्थान मिल जाए तो हमारे बच्चे कहेंगे भाई काल्पनिक नहीं है, तो हकीकत है, देखो ये सारे स्थान मेंशन है और ये सारे स्थान मिल भी रहे जी। इसलिए मैंने PIL फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। इसी तरीके से गाजी खान ने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया, फरीद खान ने तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना दिया, फरूक खान ने पांचाल का मतलब पांचाली। हाँ। पांचाली मतलब द्रौपदी का जो जन्म स्थान था उसको पांचाल कहते थे जी। उस पांचाल में एक फरूक नाम का लुटेरा गया, उसने उसको फरुखाबाद बना दिया। अच्छा। अब हमारे महाभारत में पांचाल लिखा हुआ है कि पांचाल नरेश की बेटी। हाँ। अब हमें पांचाल नहीं मिल रहा है क्योंकि फरुखाबाद बना हुआ है। मुराद खान ने रामगंगा नगर को मुरादाबाद बना दिया, बेगू खान ने अजात शत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया बिहार में।
शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया, दरभंग खान ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया, हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया, जमाल खान ने सिंघजानी को जमालपुर बना दिया, अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया। जी। ये अहमद शाह वो है जिसने वहां का मंदिर तोड़ा था और मस्जिद बना दिया था। भद्रकाली मंदिर तोड़ के वहां जामा मस्जिद बनाया था, ये वो अहमद शाह है। अच्छा। और उसके नाम पे अहमदाबाद आज भी चल रहा है। बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, होसंग शाह नाम का एक लुटेरा था, उसने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया। अहमद शाह नाम का एक लुटेरा था, उसने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जी। तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक, उसने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, जो तुगलकाबाद बना है इस महाराष्ट्र में, एक्चुअली उसका नाम देवगिरी था। देवगिरी जी। उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया, फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया पंजाब में। अच्छा, फरीदकोट। हाँ। मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया उत्तर प्रदेश में। शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया जो उत्तर प्रदेश में है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया। बख्तियारपुर जी। हमारी सबसे बड़ी लाइब्रेरी जी बिल्कुल, नालंदा जी, उसको जिसने जलाया उसके नाम पे बख्तियारपुर चल रहा है आज भी। वाह भाई वाह। रेलवे जंक्शन का नाम भी बख्तियारपुर, जिले का नाम भी बख्तियारपुर, शहर का नाम भी बख्तियारपुर। सोचिए ना जरा। इसी तरीके से करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब खान ने अपने नाम पे महबूब नगर बना दिया, अली मीर ने अपने नाम पे अलीपुर बना दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, भिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया, अंबिका नगर को अमरोहा बना दिया, आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, जसनौल को बाराबंकी बना दिया, गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। ऐसे मैंने 1000 नामों की लिस्ट लेके मैं सुप्रीम कोर्ट गया। अच्छा। मैंने कभी आप एक रीनेमिंग कमीशन बनाइए, इतने सारे कमीशन बनाते रहते हैं और इतने सारे कमीशन है, SC ST कमीशन है, OBC कमीशन है, विमेन कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन है, दुनिया भर का कमीशन। एक कमीशन बनाइए जिसमें हिस्टोरियन भी हो, ASI के एक्सपर्ट भी हो, जर्नलिस्ट भी हो, जजेस भी हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, और कम से कम जो हम लिस्ट दे रहे हैं इस लिस्ट का वो वेरीफाई कर ले। हम कह रहे हैं हमारे कहने पे आप इसको रीनेम मत करो, बिल्कुल, हाँ। आप अपने तरफ वेरीफाई कर लो। जी, जी। हम जो कह रहे हैं कि हाँ भाई ये विराट होशियारपुर नहीं, एक्चुअली में विराट था। अगर आपको लगता है तो वन गो में सारे नाम बदल दीजिए। जी। नाम बदले जा रहे हैं लेकिन वो पीस मील में हो रहे हैं। इलेक्शन आता है, एक शहर का नाम बदल दिया, हाँ। फिर इलेक्शन आया, फिर एक शहर का नाम बदल दिया, फिर इलेक्शन आया, फिर एक शहर का नाम बदल दिया। ऐसे करते करते तो अगले 500 साल तक पर नाम ही बदलते रहेंगे, बिल्कुल, और फिर विवाद होता रहेगा। हाँ। इसका समाधान यह है कि एक बार एक रीनेमिंग कमीशन बने, वो 10-15 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी बन जाए, पूरे देश भर में सबकी एप्लीकेशन मंगा लें, सबसे रिक्वेस्ट मंगा लें, सबकी जो अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी मंगा लें, और एक बार रिकमेंडेशन कर दें, एक कानून बना दिया जाए, एक ही कानून में वन गो में सारा रिस्टोर हो जाए। जी। सबसे बढ़िया तरीका ये। दुर्भाग्यवश जज साहब बोले रे ये तो देश में आग लग जाएगी। KM जोसेफ साहब उस समय चीफ जस्टिस थे। अच्छा। बोले आप तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हमने कहा साहब हमने हिंदू मुस्लिम तो कुछ किया नहीं, हमने तो आपको ये बताया कि किस लुटेरे ने किस शहर का नाम कैसे बदला, आपको हमने टाइम बताया, ईयर बता दिया। इसमें मैं हिंदू मुस्लिम को थोड़ी कर रहा हूं, तो फैक्ट है बिल्कुल। और दूसरा, आप जो बाहर से आए अगर आप उसको लुटेरा मानते हो तो लुटेरा मानो, फिर उसको मुसलमान मत मानो। बिल्कुल, रिलीजन क्यों ला रहे हो? आप रिलीजन क्यों ला रहे हो? बिल्कुल। वो फॉरेनर थे, विदेशी लुटेरे थे, वो किसी भी रिलीजन के हो, क्या फर्क पड़ता है इसमें? हिंदू मुस्लिम कहां से आ गए? फॉरेनर लुटेरे थे, बिल्कुल। जो भी है KM जोसेफ साहब बोले नहीं अभी आप बहस करो। हमने कहा अभी बहस कहां से करूं इसमें? हमने कहा कम से कम मुझे 2 दिन का पूरा बहस चाहिए। बहस भी नहीं करने दिया, विड्रॉ भी नहीं करने दिया। बोले नहीं ये वो, कुल मिला के उनको उस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करना था। अच्छा। हमने उसको लिया, फिर सरकार को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। हमने कभी एक रीनेमिंग कमीशन बनाइए जिससे कि आगे आने वाले टाइम में इसका एक परमानेंट सोल्यूशन हो सके, अदरवाइज पीस मिल में कब तक सोल्यूशन चलता रहेगा। बिल्कुल। ये तो हो गया गुलामी का नाम। अब गुलामी का निशान। हाँ, गुलामी का निशान आप देखिए कि 1528 में अयोध्या में बाबर ने तोड़वाया जन्मभूमि जी। 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद हमने उसको रिस्टोर किया जी। अगर इसी स्पीड से बाकी रिस्टोर करते रहेंगे तो अगले 1000 साल तक भी सब रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। 1670 में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, उसको तोड़वाया उसने जी। 1377 में जौनपुर में अटाला देव मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ के उसने अटाला मस्जिद बना दिया। अच्छा। 1669 में वाराणसी में ज्ञानवापी, जहां भी पूजा शुरू हो गई है जी, इसको औरंगजेब ने तोड़वाया था। औरंगजेब ने 1410 में रुद्र महालय गुजरात में है, उस रुद्र महालय को तोड़ के उसने जामी मस्जिद बनवा दिया। ओके। 1552 में अहमद शाह अब्दाली ने, जिसके नाम पे अहमदाबाद है, 1552 में अहमद शाह अब्दाली ने भद्रकाली मंदिर को तोड़ के वहां जामा मस्जिद बनवा दिया। 1373 में बंगाल में हमारा एक मंदिर था, उसको तोड़ के उन्होंने अदीना मस्जिद बनाया बंगाल में। अच्छा। 1658 में
मध्य प्रदेश का जो बिजया मंदिर था उसको तोड़ के उन्होंने बीजा मंडिल मस्जिद बना दिया। अच्छा। 1210 में दिल्ली के कई सारे मंदिरों को तोड़ के जहाँ कुतुब मीनार बना है, इसके बगल में एक मस्जिद है जो कुतुबुल इस्लाम कहते हैं, उस मस्जिद, वो मस्जिद जैन मंदिरों के ऊपर बनी हुई है। अच्छा। हमने ये कहा कि भाई ऐसे अगर एक एक मंदिर का विवाद चलेगा 50 साल 60 साल चलता रहेगा, पहली बात तो हिंदू मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बनता रहेगा, चलता रहेगा वो। चलता रहेगा, चलता रहेगा। अस्थायी समाधान ये है, एक कानून बनाया जाए, राइट टू रिस्टोर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हाँ, एक कमेटी बना दिया जाए, हिस्टोरियन हो, वो पहले पढ़ लें कि बाबर ने क्या लिखा, हुमायूं। सबसे अच्छी बात यह है अभिजीत जी कि जिन्होंने तोड़वाया है ना, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड भी किया है, अच्छे से रिकॉर्ड किया है, अपने किताबों में भी लिखवाया, और कुछ ने तो वहीं भी लिखवा दिया है, इंस्क्रिप्शन। अच्छा। जहां तोड़ा गया वहीं लिखा भी है। अच्छा। मतलब प्रूफ तो है भैया। सरकार को नहीं मानते, हाँ, हिंदुओं को नहीं मानते, उनके स्वयं के देखिए, कम से कम बाबर को तो मान लो, हुमायूं को तो मान लो, औरंगजेब को तो मान लो, जिसने तोड़वाया वो लिखवा रहा है, हाँ, उसको भी नहीं मानोगे, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल। और ये तो भारत है जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने मंदिरों के लिए कोर्ट जा रही है। पूरी दुनिया में मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने रिलीजियस प्लेस के लिए कोर्ट नहीं जाती है। वो जहां जाके उंगली रख देती है ना, ये हमारा है, माइनॉरिटी की हिम्मत नहीं होती आके खड़ा हो जाए कि हमारा है। पाकिस्तान में तो मंदिरों के ऊपर वहां की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी मस्जिद बना रही है, माइनॉरिटी कुछ नहीं कर पा रही। हाँ। बांग्लादेश में मंदिरों के ऊपर मस्जिद बन जा रही, वहां की माइनॉरिटी कुछ नहीं कर पा रही। अफगानिस्तान में सारे बौद्ध मंदिर तोड़ दिए, क्या कर पाई, वहां की माइनॉरिटी कुछ नहीं कर पाई जी। तो ये तो धन्यवाद देना चाहिए यहाँ की सरकार को भी, शासन को भी, और माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी, कि यहाँ 80% पॉपुलेशन वाला हिंदू कितना वो धैर्य है, कितना गंभीर है कि लाठी डंडे ले जाके नहीं कह रहा कि ये हमारा, इसको खाली करो, ये हमारा है, खाली करो, ये हमारा है। वो नहीं कह रहा है, कोर्ट जा रहा है, वो कोर्ट जा रहा है जी। ये हिंदुओं का पेशेंस है, ये उनकी क्वालिटी है कि वो लाठी डंडे के लिए नहीं जा रहे। इसके बावजूद नरसिम्हा राव ने 1991 में कानून बना दिया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अच्छा, नरसिम्हा राव ने बनाया, और बनाया क्या कि भाई 1947 में जो जिसका था जहां कब्जा वही रहेगा, मतलब इल्लीगल काम को लीगलाइज कर दिया। अच्छा। कांग्रेस ने बड़े पाप किए, बहुत, मतलब एक से बढ़ के एक पाप किए। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे इस विवादों का समाधान नहीं होगा। अच्छा ये होगा एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कमेटी बने, सारे उसमें पंथ के लोग हों, हिस्टोरियन हों, एसआई के लोग हों, जहां जहां विवाद है, अटाला का विवाद, भद्रकाली का विवाद, भोजशाला का विवाद, मथुरा का विवाद, जितने रह गए हैं, जो 50-100 प्लेस, 100 मुख्य स्थान है, 100 मुख्य स्थान, वो साल भर के अंदर वहां खुदाई कर लें, सर्वे कर लें, रिसर्च कर लें, करके कमेटी एक उसके अपनी रिपोर्ट दे दे जी, और एक वन गो में सारा ट्रांसफर हो जाए, वो ज्यादा अच्छा है। ये बात यहाँ के माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी समझना चाहिए कि वो लुटेरे उनके बाप दादा नहीं, वो चले गए, आए, लूटे, खाए, तोड़े, चले गए। भारत में जितने हैं ना, खासतौर पे मुस्लिम्स, ये सारे हिंदू हैं, हमारे लोग। केवल चंद परिवार छोड़ दीजिए, जैसे ये अपना मदनी परिवार है, ये मदीना से आया हुआ है। अच्छा, ठीक है, ओके। ये बुखारी फैमिली है, ये बुखारा से आया, बुखारा, ठीक है। वो हैदराबाद वाले एक दो हैं, वो अफगानिस्तान से आए हुए। अच्छा, गंधार से आए। हाँ, गंधार से आए हुए जी। तो ऐसे एक 100-150 फैमिलीज हैं जो वास्तव में भारत की नहीं है, विदेश से आई हैं यहाँ पे जी। अदरवाइज तो सारे के सारे जितने भी 99.99% जो मुस्लिम है ना, ये कोई 15वीं शताब्दी में कन्वर्ट हुआ, कोई 16वीं में हुआ, कोई 17वीं में हुआ, कोई डर के मारे हो गया, कोई भय के मारे हो गया, कोई जजिया नहीं दे पाया इसलिए कन्वर्ट हो गया, जैसे भी हुआ कन्वर्ट जी। लेकिन कुछ न कुछ प्रेशर था। ये मानना चाहिए भाई, लुटेरे आए, तोड़े, चले गए, बात खत्म करो। मेरा ये मानना है कि ऐसे कोर्ट के जरिए समाधान, और कोर्ट में भी फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल मुकदमा चलेगा, फिर हाई कोर्ट में 10 साल चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट 10 साल चलेगा, तो पूरी उम्र निकल जाएगी, जनरेशन की जनरेशन निकल जाएगी और विवाद बना रहेगा। हाँ। मेरा ये मानना है, इसलिए इसको वन गो में इसको निकाल देना चाहिए और सारे मठ मंदिरों का विवाद एक साथ ही समाधान कर देना चाहिए जी। गुलामी की शिक्षा, ठीक है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी इतनी बढ़िया थी जी, जो वसुधैव कुटुंबकम सिखाती थी, नारी तू नारायणी सिखाती थी, सर्व मंगल मांगल्ये, सबका मंगल हो जी। हिंदुज्म और बाकी जो रिलीजन है, इनमें डिफरेंस क्या है? जैसे इस्लाम में क्या सिखाया जाता है? मुस्लिम्स का भला हो
जी। मुस्लिम्स का कल्याण हो, ठीक है। हाँ क्रिश्चियनिटी में क्या सिखाया जाता है? क्रिश्चियंस का भला हो, क्रिश्चियंस का कल्याण हो। जी। हिंदुज्म में कभी आप मुझे एक भी दोहा नहीं बता सकते या वेद में या पुराण में जहां लिखा हो हिंदुओं का भला हो, बाकियों का नाश हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धर्म की जय हो। जी हम हिंदुओं की जय नहीं कहते, हम कहते धर्म की जय हो। जी जी जी। वो व्यक्ति किसी भी रिलीजन का हो, अगर वो धर्म के रास्ते पे है उसकी जय होनी चाहिए। हम कहते अधर्म का नाश हो। जी। वो हिंदू हो लेकिन अगर अधर्म पे हो उसका भी नाश हो। हम ये नहीं कहते कि केवल गैर हिंदुओं का नाश हो, हम कहते हैं जो भी आदमी अधर्म के रास्ते पे उसका नाश होना चाहिए। बिल्कुल। हम कहते हैं प्राणियों में सद्भाव ना हो, हम नहीं कहते केवल हिंदुओं में सद्भाव ना हो, ना, सब में सद्भाव ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये भी नहीं कहते केवल भारत का कल्याण हो, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। जी बिल्कुल। ये जो फिलॉसफी है ना, इनफैक्ट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं न कहीं दिखती है। अच्छा। इसी फिलॉसफी पे कॉन्स्टिट्यूशन भी बना। दुर्भाग्यवश इस पे कभी चर्चा ही नहीं हुई। और आज भी जो गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, मदरसे जो नफरत सिखाते हैं, मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम नहीं सिखाया जाता, मदरसों में नारी तु नारायणी नहीं सिखाया जाता, मदरसों में यत्र नारस्त्यु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ये शिक्षा नहीं दी जाती है। मदरसों में सर्व मंगल मांगल्य नहीं सिखाया जाता, मदरसों में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व कल्याण नहीं सिखाया जाता। और पूरी दुनिया में आप उठा के देख लीजिए, जहां मदरसे हैं वहां शांति है। पाकिस्तान में अशांति है, अफगानिस्तान में शांति है, सीरिया में अशांति है, यमन में अशांति है, जहां जहां मदरसे हैं, क्योंकि वहां पे सबको सब लोग इक्वल हैं, सभी प्राणी हैं, सब में भगवान वास करते हैं। ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। दूसरी तरफ जितने कॉन्वेंट खुल गए, जी जी, कॉन्वेंट स्कूल, वो भी कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। वो ह्यूमैनिटी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। मदरसों में ह्यूमैनिटी को प्रमोट नहीं किया जाता, इस्लाम को प्रमोट किया जाता है, जबकि गुरुकुल में ह्यूमैनिटी को प्रमोट किया जाता है। जी। जो हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी, इतनी बढ़िया व्यवस्था थी। और जब हमारे यहाँ 7.5 लाख गुरुकुल थे, तब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था। ये मैकाले ने रिकॉर्ड बोला हुआ है। लेकिन आज कोई गुरुकुल ही नहीं। आज गुरुकुल नहीं, हमारा गुरुकुल खत्म हो गया जी। तो भारत शिक्षा का भारतीयकरण हो, इस पे काम ही नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। आज भी वो पुराने चल रहे हैं। और शिक्षा में कैसे, आप देखिए, राइट ब्रदर को पढ़ाएंगे, डार्विन को पढ़ाएंगे, आइंस्टीन को पढ़ाएंगे जी, हमारे अपने वैज्ञानिकों को पढ़ाया नहीं जाता, उनका नाम भी। और कभी हमने उनकी थ्योरी पे सोचा भी नहीं कि इनकी थ्योरी सही भी है कि गलत है। तो हमने जो हमें पढ़ा दिया गया ना गुलामी की बातें, उस पर कभी हमने चर्चा भी नहीं किया। आइंस्टीन से कम 3000 साल पहले ग्रेविटेशनल लॉ हमारे पास वेदों में लिखा हुआ है जी। टाइम डायलेशन थ्योरी हमारे किताबों में है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत हमारे किताबों में है, इंसान कैसे पैदा हुआ हमारे किताबों में लिखा हुआ है। हमने विदेशियों को पढ़ाया। मैं आपके सामने अभी कुछ अपने वैज्ञानिकों का नाम ले रहा हूं जी, जो इसमें कुछ फिजिशियन है, कुछ सर्जन है, कुछ जो है बहुत बड़े डॉक्टर हैं जी, वैज्ञानिक हैं। महर्षि अंगिरा को पढ़ाया आपने? पढ़ा? नहीं। महर्षि अक्षपाद? नहीं। महर्षि अगस्त को नहीं पढ़ाया, महर्षि अग्निवेश को नहीं पढ़ाया। ये महर्षि मैं इसलिए लगा रहा हूं कि पहले हमारे जितने भी ऋषि मुनि होते थे उनके साथ महर्षि लगाया जाता था, और ऋषि मुनि जो हमारे साइंटिस्ट होते थे उनके साथ भी महर्षि लगाया जाता था। जैसे प्रोफेसर आज शब्द लगाते हैं जी, 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 ऐसे महर्षि लगाते थे जी। महर्षि अजातशत्रु को नहीं पढ़ाया, महर्षि अत्रि को नहीं पढ़ाया, महर्षि अष्टावक्र नहीं पढ़ाया, महर्षि आत्रेय नहीं पढ़ाया, महर्षि कण्व नहीं पढ़ाया, महर्षि कपिल को नहीं पढ़ाया, महर्षि कश्यप को नहीं पढ़ाया, महर्षि कात्यायन को नहीं पढ़ाया, महर्षि कृपाचार्य को नहीं पढ़ाया, महर्षि गर्ग को नहीं पढ़ाया, महर्षि गोभिला नहीं पढ़ाया, महर्षि गौड़पाद को नहीं पढ़ाया, महर्षि च्यवन को नहीं पढ़ाया, महर्षि जमदग्नि को नहीं पढ़ाया, महर्षि जैमिनी को नहीं पढ़ाया, महर्षि दत्तात्रेय नहीं पढ़ाया, महर्षि दधीच को नहीं पढ़ाया, महर्षि देवल नहीं पढ़ाया, महर्षि धौम्य नहीं पढ़ाया, महर्षि पराशर नहीं पढ़ाया, पुलस्थ को नहीं पढ़ाया। भारद्वाज जी ने अब से 4000 साल पहले एक किताब लिखी, उसको कहते हैं विमान संहिता। अच्छा। उसमें पूरा लिखा हुआ है कि आपको एरोप्लेन कैसे बनाना है, पायलट क्या पहनेगा वो भी विमान संहिता में लिखा हुआ है। अच्छा। पायलट का ड्रेस क्या होगा ना, वो भारद्वाज की विमान संहिता में लिखा हुआ है। अच्छा। हमको लगता है कि राइट ब्रदर ने पहली बार विमान बनाया, भारद्वाज जी ने 3000 साल पहले राइट ब्रदर के पूरा किताब में लिखा है विमान कैसे बनेगा, विमान का ईंधन क्या होगा, विमान का पायलट क्या पहनेगा, और विमान का पायलट क्या खाएगा। अच्छा। ये भी लिखा हुआ है। अच्छा। महर्षि
भरूच को नहीं पढ़ाया, महर्षि भृगु को नहीं पढ़ाया, महर्षि गौतम को नहीं पढ़ाया, महर्षि मैत्रायण को नहीं पढ़ाया, याज्ञवल्क्य जी को नहीं पढ़ाया, लोमस को नहीं पढ़ाया, वात्स्यायन को नहीं पढ़ाया, वामदेव को नहीं पढ़ाया, विश्रवा नहीं पढ़ाया, व्यास जी को नहीं पढ़ाया, सरभंग को नहीं पढ़ाया, सुखदेव को नहीं पढ़ाया, शुक्राचार्य को नहीं पढ़ाया, सत्यकाम को नहीं पढ़ाया, जाबाल को नहीं पढ़ाया। ये जबलपुर जहाँ है ना, ये उन्हीं के नाम पे है, उनका आश्रम था। अच्छा। महर्षि जाबाल का। महर्षि सुमंत नहीं पढ़ाया, मरीच नहीं पढ़ाया, अंगिरस को नहीं पढ़ाया, पुलह को नहीं पढ़ाया, क्रतु को नहीं पढ़ाया, सुनक नहीं पढ़ाया, कणाद नहीं पढ़ाया, भास्कराचार्य को नहीं पढ़ाया, चरक को नहीं पढ़ाया, करदम को नहीं पढ़ाया, महर्षि पतंजलि को नहीं पढ़ाया, महर्षि सुश्रुत को नहीं पढ़ाया, महर्षि बौद्धायन को नहीं पढ़ाया, महर्षि सारंगधर को नहीं पढ़ाया, महर्षि भाव प्रकाश को नहीं पढ़ाया। इतने सारे। आज की डेट में 21वीं सदी में एलोपैथ कहता है कि डायबिटीज 2 तरीके की होती है, टाइप 1 टाइप 2 जी। अब से 3000 साल पहले महर्षि चरक ने लिखा था डायबिटीज 20 तरीके की होती है। अच्छा। उसको प्रमेह कहते हैं, जो शब्द यूज होता है प्रमेह। प्रमेह। अब सोचिए ना, आज इतने एडवांस होने के बाद हम कह रहे हैं कि डायबिटीज 2 तरीके की होती है। 3000 साल पहले नाड़ी देख के बता देते थे कि 20 तरीके की डायबिटीज है, उसमें कौन सी डायबिटीज किसको हुई है। अच्छा। ये हमारा तो कायदे से नेहरू जी की ये ड्यूटी थी कि जो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था है उसको प्रमोट करते जी। उन्होंने नहीं प्रमोट किया। आज भी भारत में मेडिकल ऑफिसर का मतलब एमबीबीएस जी, बिल्कुल। जो आयुर्वेद वाला डॉक्टर बेचारा वो 2nd क्लास डॉक्टर है, उसको इक्वल रिस्पेक्ट भी नहीं, इक्वल ट्रीटमेंट भी नहीं है। और मैं अपने उदाहरण से बताता हूँ, मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया। अच्छा। दोनों घुटने खराब हो गए। अच्छा। मैंने दिल्ली के एम्स में दिखाया जी। बोले जी घुटना बदलना पड़ेगा। मैंने राम मनोहर लोहिया दिखाया, बोले घुटना बदलना पड़ेगा। मैंने एक बहुत बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, बोले जी घुटना बदलना पड़ेगा। जब 3 अलग अलग ओपिनियन आ गई घुटना बदलना पड़ेगा, तो मैंने डेट फिक्स कर दिया, भाई चलो घुटना बदलवाएंगे, ऑपरेशन कराएंगे जी। मैंने पतंजलि फोन किया जी रामदेव जी को, तो उन्होंने बोला एक काम करो, सारे डॉक्टर कह रहे हैं तो हो सकता है बदलना ही पड़े, फिर भी एक बार लाओ देखते हैं। मैं 25 दिसंबर को पिताजी को ले गया पतंजलि हरिद्वार जी, और 5 जनवरी को 10 दिन के अंदर पिताजी बिल्कुल फिट। अच्छा। और आराम से 2 साल से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, अपने खेत में भी जाते हैं, बैठ भी जाते हैं, इंडियन टॉयलेट पे बैठ जाते हो। अच्छा, पूरा बेंड करके नीज को। हाँ। जहां एलोपैथ कह रहा था केवल ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वहीं आयुर्वेद ने उनको 10 दिन के अंदर ठीक कर दिया। तो इतना पावरफुल है हमारे पास एलोपैथ का। जो सबसे बड़ा फायदा, जो एलोपैथ उसको मतलब ये कहता हूं, जो इंडियन ट्रीटमेंट सिस्टम, इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम है, उसका फायदा है कि एक बीमारी का आप इलाज कराते हैं ना, तो 2 बीमारी और ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ एलोपैथ में आप डायबिटीज का इलाज कराएंगे ना, तो 2 बीमारी आपको बोनस में मिलेगी, बोनस में मिल जाएगी, एक्स्ट्रा मिल जाएगी। किडनी खराब होना शुरू हो जाएगी, आंख खराब होना शुरू हो जाएगी, कुछ और कमजोर होना शुरू हो जाएगा। ये फैक्ट है। तो कायदे से नेहरू जी की ड्यूटी थी कि वो इंडियन मेडिकल सिस्टम को आगे बढ़ाते, लेकिन उन्होंने 1955 में एक कानून बनाया। और जिन बीमारियों का इलाज महर्षि चरक ने अपनी चरक संहिता में लिखा है, महर्षि सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में लिखा है जी, महर्षि पतंजलि ने बताया है, महर्षि शारंगधर ने बताया, ये हमारे फिजिशियन सर्जन है पुराने, महर्षि भाव प्रकाश ने बताया है, महर्षि वाग्भट ने बताया। ये दुनिया के टॉप 6 मैं डॉक्टरों का नाम ले रहा हूं, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि भाव प्रकाश, महर्षि शारंगधर, महर्षि वाग्भट, महर्षि पतंजलि। उन लोगों ने जिन बीमारियों का इलाज बताया है, उन बीमारियों का अगर आज कोई क्लेम कर दे, हाँ भाई मैं ठीक कर दूंगा, मैं घुटना ठीक कर दूंगा, मैं कैंसर ठीक कर दूंगा, मैं डायबिटीज ठीक कर दूंगा, तो उनको लीगल नोटिस चली जाएगी। लीगल नोटिस? और वो लीगल नोटिस क्यों जाएगी? ये 1955 का जो नेहरू जी का कानून, उसके कारण जाएगी लीगल नोटिस। लीगल नोटिस जाएगी। तो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को प्रमोट करने की बजाय नेहरू जी ने भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया। अच्छा। आज की डेट में रेलवे और डिफेंस के बाद जो सबसे ज्यादा जमीन है, वो वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड के पास। और जो पहला वक्फ एक्ट था, उसको 1954 में नेहरू जी ने बनाया। 54 नेहरू जी। तो क्या है ये वक्फ एक्ट? वक्फ एक्ट इतना खतरनाक है, उसको अनलिमिटेड पावर दे दिया। थोड़ा नेहरू जी ने पावर दिया, उसके बाद इंदिरा जी ने उसको अमेंड करके थोड़ी और पावर दिया। किसको दिया पावर? वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड को। ये लोग कौन होते हैं? हाँ, ये बेसिकली वक्फ एक्ट ये कहता है कि एक वक्फ बोर्ड होगा। वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर मुस्लिम होंगे। ठीक है। सारे मुस्लिम। उसका चेयरमैन भी मुस्लिम होगा, उसमें एक एडवोकेट होगा, वो भी मुस्लिम, एक अधिकारी होगा, वो भी मुस्लिम होगा, एक उसमें
इस्लामिक जानकार होगा, स्वाभाविक सी बात है मुस्लिम होगा। 7 मेंबर की कमेटी होगी, 7 के 7 मुस्लिम होंगे। अच्छा, ठीक है। और उनको जहां लगता है कि ये जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी मतलब जहां उनको लगता है कि हमारी, कभी बाबर का घोड़ा घास खाने आया था, कभी औरंगजेब का गधा यहाँ घास खाने आया था, उसको उनको कह देना भाई ये जमीन हमारी वक्फ की है, बस बोलना है उनको, बोलना है। और बोलने के बाद आप उसकी जो नोटिस है ना, उस नोटिस के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। अच्छा। जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूं, अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि ये सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार उस नोटिस को चैलेंज नहीं कर सकते बगल की कोर्ट में, उनको जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के सामने। अच्छा, वक्फ बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा। मतलब वही चोर, वही दरोगा, वही जज, वक्फ बोर्ड ही नोटिस भेजेगा, वक्फ बोर्ड के सामने आपको नोटिस का जवाब देना है, वक्फ बोर्ड ही फैसला भी करेगा कि आपका जवाब ठीक है कि नहीं ठीक है। ये कैसा एक्ट है? नेहरू जी ने बनाया, नेहरू जी ने बनाया, शानदार आदमी थे। नेहरू जी का काम है ये। अच्छा, तो उससे क्या हुआ? उसके प्रॉब्लम क्या हो रही है जी। मध्य प्रदेश में एक स्थान है झबुआ, ठीक है, भोपाल से 700 किलोमीटर दूर है। हाँ। झबुआ में आदिवासी रहते हैं, ट्राइबल्स, और झबुआ के आदिवासियों ने कभी झबुआ की लोकल कोर्ट भी नहीं देखा हुआ है। अच्छा, ठीक है, नहीं उनको काम ही नहीं है, वो अपने दुनिया में रहते हैं, मस्त रहते हैं, उनको क्या लिए ना कोई विवाद होता है, ना उनका जमीन का विवाद, वो रहते हैं अपने दुनिया में, जंगल में रहते हैं, खाते पीते मस्त रहते हैं। जी, जंगल में। अब वक्फ बोर्ड जाके उनको कहता है कि भाई तुम जहां रह रहे हो ना, पूरा 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 गांव ये वक्फ बोर्ड का है। बस बोल दिया, ठीक है। तो बोले क्या करें जी? बोले इसका जवाब देने तुम भोपाल आओ, क्योंकि वक्फ बोर्ड का ऑफिस हमेशा कैपिटल में होता है, राजधानी में होता है, हर स्टेट के कैपिटल, हर स्टेट के कैपिटल। ठीक है, राइट, ठीक है। जिस झबुआ के आदिवासी ने कभी झबुआ की लोकल कोर्ट नहीं देखी, वो 700 किलोमीटर चल के भोपाल में वक्फ बोर्ड का ऑफिस कैसे पहुंचेगा? तो बोले क्या करें साहब? बोले कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हारी जमीन बच जाएगी। तो ये गरीबों को कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा। और अमीरों को अब पता चला, आपके घर पे एक नोटिस भेज दिया कि भाई अभिजीत जी आपका प्रॉपर्टी, आपका जो घर है ये तो वक्फ बोर्ड का है, कभी यहाँ पे औरंगजेब का घोड़ा घास खाने आया था। बोले क्या करे? बोले आ जाओ जी, आप जवाब दो। अब आप सोचोगे यार 10 साल कौन मुकदमा लड़े, मैं तो अपने काम में बिजी हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है जी। बोले साहब एक काम करो 10 लाख ले लो। मतलब ठीक है 10 लाख लाओ। तो अमीरों से एक्सटॉर्शन कर रहा है और गरीबों से कन्वर्जन कर रहा है। अच्छा, 2 काम कर रहा है। तो मतलब वक्फ बोर्ड के पास खूब जमीनें भी आ रही हैं और वक्फ बोर्ड वाले पैसा भी खूब कमा रहे, माला माल हो रहे, और माला माल हो रहे और कन्वर्जन भी करा रहे। इसलिए मैंने इस कानून को चैलेंज किया हुआ, ये मामला कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, नेहरू जी ने कैसे कैसे ब्लंडर किया आपको बताता हूं। ये भारत का संविधान है जी, इसमें 22 पार्ट है। 22 पार्ट में हर पार्ट के पहले एक फोटो थी, एक चित्र था। हाँ, राइट। एक पार्ट के पहले राम लक्ष्मण सीता, राम दरबार। एक पार्ट के पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। एक मतलब टोटल 22 चित्र थे इसमें। एक पार्ट के पहले नटराज, भगवान नटराज नृत्य कर रहे हैं। एक पार्ट के पहले हनुमान जी की फोटो जी। एक पार्ट के पहले गौतम बुद्ध की फोटो। एक पार्ट के पहले भगवान महावीर की फोटो। एक पार्ट के पहले रानी लक्ष्मीबाई की फोटो। एक पार्ट के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो जी। एक पार्ट के पहले हमारी अजंता इलोरा की गुफाएं। एक पार्ट के पहले नालंदा यूनिवर्सिटी। एक पार्ट के पहले गुरुकुल। एक पार्ट के पहले राजा भरत की फोटो। एक पार्ट के पहले राजा भगीरथ जो गंगा जी को ले आए उनकी फोटो जी। ये सारी फोटो कुछ न कुछ मैसेज देने के लिए थी। हाँ, उदाहरण के लिए इसका पार्ट 15 है वो इलेक्शन से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पार्ट 15 के पहले जो फोटो थी वो छत्रपति शिवाजी महाराज की थी और गुरु गोविंद सिंह की थी। मैसेज क्या था? मैसेज ये था कि वोट देते समय जाति के आधार पर वोट नहीं करना, भाषा के आधार पर वोट नहीं करना, क्षेत्र के आधार पर वोट नहीं करना। वोट उसको करना जो छत्रपति शिवाजी के आइडियल को मानता है, जो उनके सिद्धांत को मानता है, गुरु गोविंद सिंह के जो सिद्धांत को मानता है उसको वोट करना है जी। लेकिन फोटो निकलवा दिया नेहरू जी, निकलवा दिया, सारी फोटो निकलवा दिया। कब की बात है ये 1950 से पहले 49 में निकलवा दिया। बनी और निकलवा, पहले बनी हाँ, और फिर निकलवा भी दिया। नेहरू जी ने किया। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बना हाँ, तो फोटो थे 22, लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे जो हम मनाते हैं गायब। 2 महीने के बीच में उन्होंने खेल कर दिया। अच्छा, उससे क्या हुआ? अब उसका परिणाम ये हुआ जी कि 1977 में उनकी पुत्री इंदिरा गांधी ने इसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिए। सेकुलर, हाँ। अगर भारत के संविधान में भगवान राम की और नटराज की, कृष्ण की,
भगवान बुद्ध की, भगवान सारे हमारे देवी देवताओं की फोटो होती तो इसमें सेकुलर शब्द जोड़ ही नहीं सकते थे। इसलिए मैं कहता हूं जो सेकुलर शब्द इंदिरा ने जोड़ा है, इंदिरा जी ने जोड़ा है, उसकी शुरुआत उनके पिता नेहरू जी ने किया था। वो सारे चित्र निकाल के अगर वो चित्र रहे होते तो कभी सेकुलर शब्द जोड़ा ही नहीं जा सकता था इसमें। फाउंडेशन उन्होंने तैयार किया, उस काम को आगे उन्होंने बढ़ाया। ऐसे ही पूरा का पूरा जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, हाँ, वो वंदे मातरम से हुआ था। वंदे मातरम से पूरा वंदे मातरम भारत माता की जय, वंदे मातरम भारत माता की जय। ठीक है। अंग्रेजों ने यहाँ पे एक नेशनल एंथम इंपोज करने की कोशिश किया, गॉड सेव क्वीन। गॉड सेव द क्वीन, जी जी बिल्कुल। उस गॉड सेव द क्वीन का विरोध बहुत हुआ और इमीडिएटली एक ऑप्शन देने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने 24 घंटे के अंदर वंदे मातरम के नाम से पूरा एक नेशनल एंथम लिख दिया। जी, ठीक है। फिर पहले केवल वंदे मातरम भारत माता की जय होता था, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने पूरा लिख दिया, राष्ट्रगान लिख दिया, तो फिर उसको पूरा गाने लग गए सब, हर फ्रीडम मूवमेंट के पहले। कांग्रेस के अधिवेशन जो राष्ट्रीय अधिवेशन होते थे हर साल, उसमें भी वंदे मातरम गाया जाता था। अच्छा। जो 5वां अधिवेशन हुआ था उसमें गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने ये लिखा है जनगण मन लिखा है, उन्होंने खुद ही वंदे मातरम गाया था। अच्छा। वंदे मातरम के नाम से गजल लिखी गई, वंदे मातरम के नाम से अखबार निकलता था लाहौर में, वंदे मातरम के नाम से नाटक खेले जा रहे थे। मतलब वंदे मातरम एक वॉर क्राई हो गया था। अच्छा, वॉर क्राई फ्रीडम फाइटर्स के लिए। मतलब पूरा कितने सारे ऐसे लोग थे, लाठी जब खाते थे वंदे मातरम बोलते रहते थे। कितने सारे ऐसे लोग थे जो फांसी पे चढ़ने गए तो वंदे मातरम बोल के गए। अच्छा। तो जब संविधान ये बना तो ये हुआ कि भारत का नेशनल एंथम क्या होगा। तो लोगों ने कहा, ये मेजॉरिटी ने बोला कि भाई भारत का नेशनल एंथम तो वंदे मातरम होना चाहिए जी, क्योंकि वंदे मातरम से तो पूरा फ्रीडम मूवमेंट हुआ जी। नेहरू जी ने इसका अपोज कर दिया। किस लिए? और नेहरू जी का अपोज करने का मतलब उनकी पूरी लॉबी ने, जो उनका था पूरा सिस्टम, हाँ, उस सबने विरोध किया। क्यों? लेकिन तो फिर उनको लगता था वंदे मातरम में राष्ट्र वंदना हो रही है। तो क्या उसमें क्या गलत है? अब उनको नहीं पसंद था। नहीं पसंद था। अच्छा। उन्होंने बोला जनगण मन होना चाहिए, जनगण मन। तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीच का रास्ता निकाला। अच्छा, 26 नवंबर 1949 को 1949 को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लेकिन एक विषय पे डिसीजन ही नहीं हो पाया कि नेशनल एंथम क्या होगा। अच्छा। तो 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को एक विशेष फिर बैठक बुलाई गई। अच्छा, 2 दिन पहले कि भाई सब कुछ डिसाइड हो गया, नेशनल एंथम क्या डिसाइड तो करो। अच्छा। नेहरू जी पूरा अड़े हुए थे, जनगण मन होना चाहिए। जो नेशनलिस्ट लोग थे, महावीर त्यागी जैसे लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग कहते नहीं वंदे मातरम होना चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई जितने राष्ट्रवादी थे बोले कि हम वोटिंग कराओ, वोटिंग के दम पे करो। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने बोला ऐसा वोटिंग कराना ठीक नहीं है, 2 दिन बाद हमें रिपब्लिक डे मनाना है। ठीक नहीं है। अच्छा, काम करो, दोनों ही नेशनल एंथम है। अच्छा, तो टेक्निकली हमारे दोनों ही नेशनल एंथम, टेक्निकली आज भी? यस आज भी। अच्छा। जो संविधान सभा का रेजोल्यूशन है 24 जनवरी 1950 वाला, उसके अकॉर्डिंग वी हैव 2 नेशनल एंथम, जनगण मन एंड वंदे मातरम। ये तो किसी को पता नहीं है। फैक्ट है, मुझे भी पता नहीं है। हाँ, ये लेकिन फैक्ट यही है। और वो इसलिए नहीं पता है कि बदमाशी किया इंदिरा जी ने। अच्छा। जब 1971 में एक उन्होंने नेशनल ऑनर एक्ट बनाया, नेशनल ऑनर एक्ट। अच्छा। उसमें यह हुआ कि भाई जो राष्ट्रीय झंडे का अपमान करेगा या राष्ट्रगान का अपमान करेगा उसके लिए सजा होगी। ठीक है। क्योंकि उसके पहले कुछ लोग कर रहे थे, कुछ गड़बड़ कर रहे थे। ठीक है। नेशनल ऑनर एक्ट में उन्होंने क्या किया, जनगण मन के लिए पूरा प्रोटोकॉल बना दिया। 51 सेकंड में गाया जाएगा, ठीक है, सब लोग खड़े होके गाएंगे जी। जो गवर्नमेंट का कार्यक्रम होगा उसमें गाया जाएगा, जो इंसल्ट करेगा उसको 3 साल की सजा होगी। पूरा प्रोटोकॉल बन गया जी। लेकिन इंदिरा जी ने बड़े चालाकी से, क्योंकि पिताजी उनके विरोधी थे वंदे मातरम के, हाँ, उसमें उन्होंने वंदे मातरम को छोड़ दिया। अच्छा, तो उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है? उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं। यही मेरी PIL है और कल सुनवाई भी है इस पे। कल है? मैं 2 साल से उस पे लड़ रहा हूँ। अच्छा। कि वंदे मातरम का भी प्रोटोकॉल बने, वंदे मातरम की एक म्यूजिक फिक्स किया जाए, वंदे मातरम कितने सेकंड में गाया जाएगा वो फिक्स किया जाए जी। वंदे मातरम खड़े होके गाना है ये भी तय किया जाए। जो वंदे मातरम का इंसल्ट करे उसको भी उतनी सजा होनी चाहिए जैसे जनगण मन के लिए है। अच्छा, ठीक है। वो मेरी PIL चल रही है। अच्छा। जो हमारा पहला राष्ट्रीय झंडा था, जो उसमें यूज हुआ था अपने पूरे फ्रीडम मूवमेंट में, हाँ, वो सैफरन कलर का झंडा था, भगवा झंडा जी। ओम निशान था उसके ऊपर, लाल ओम लिखा हुआ भगवा झंडा पे जी। पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम, भारत माता की जय, भगवा झंडा, ओम निशान, इसे हुआ। जब
ये हुआ भाई, अब हम आजाद हो गए 1947 में, तो हमारा नेशनल फ्लैग क्या होगा? तिरंगा कैसे आ गया? तो जो पहला झंडा डिजाइन हुआ, बोले भाई इसमें डिस्प्यूट कहाँ है? जिस झंडे से पूरा फ्रीडम मूवमेंट चला नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू चलेगा, बिल्कुल। भगवा झंडा ओम निशान। जी। फिर नेहरू जी की जो पूरी लॉबी थी उसने इसका विरोध कर दिया, तो बोलो ओम नहीं होना चाहिए, ये तो पूरा हिंदुत्व का हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो बोले अच्छा ओम हटा देते, वंदे मातरम कर देते। ठीक। जो दूसरा झंडा आया वो भगवा झंडा वंदे मातरम। अच्छा ठीक है। लेकिन नेहरू जी को वंदे मातरम से भी प्रॉब्लम, उससे भी प्रॉब्लम। उससे भी प्रॉब्लम, अच्छा। भगवा झंडे रंग से भी प्रॉब्लम, उससे भी प्रॉब्लम। उससे प्रॉब्लम। फिर कमेटी बैठाई गई, तब वो आया जो तिरंगा आज आपके सामने है। हाँ। ये तीसरा झंडा है जो आया कि भाई ठीक है, अभी कंप्रोमाइज वाला झंडा। कंप्रोमाइज वाला झंडा है। ठीक है। ऐसे जो जनगण मन है ये भी कंप्रोमाइज वाला नेशनल एंथम है। जो तिरंगा झंडा है ये भी कंप्रोमाइज वाला नेशनल फ्लैग है। लेकिन चल रहा है तो चल रहा है। फिर नेहरू जी ने क्या किया? आर्टिकल 11 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 11 कॉन्स्टिट्यूशन का। हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 11 ये कहता है कि सरकार को तत्काल एक कानून बनाना है सिटीजनशिप देने के लिए और सिटीजनशिप लेने के लिए। लेने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 1947 में 15 अगस्त 1947 जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन जितने लोग आ गए हैं ये सब नेचुरल वे में भारत के सिटीजन हैं। ठीक है। फिर बाद में जो कि थोड़ी मारकाट हुई, जब देश का बंटवारा हुआ तो बाद में कुछ लोग और भी आए पाकिस्तान से जी, तो कट ऑफ डेट को 1948 कर दिया गया। 48 हाँ, जुलाई 1948 की। ठीक है, जुलाई तक जो लोग आ गए हैं ये भी नेचुरल वे में भारत के सिटीजन हो गए। इनको कोई एप्लीकेशन वगैरह देना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस हैं तो हो गए सिटीजन। ठीक है। लेकिन इसके बाद वालों के लिए कानून बनेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक है। आर्टिकल 11 हाँ बनाना है, सरकार की ड्यूटी है। ठीक है। ठीक है। नेहरू जी ने कानून बनाया चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है आपको बनाना है तो बनाया। तो कैसा कानून बनाया उन्होंने? कानून ऐसा बनाया कि आज तक सिटीजनशिप तो सबको मिली लेकिन सिटीजनशिप किसी की नहीं गई। 1955 में उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट बनाया। अच्छा। आज तक आप मुझे बताओ किसी जासूस की सिटीजनशिप गई कि किसी गद्दार की सिटीजनशिप गई या किसी आतंकवादी की सिटीजनशिप गई, कभी सुना? याकूब मेनन की सिटीजनशिप गई या दाऊद इब्राहिम की सिटीजनशिप गई या किसी खालिस्तानी टेररिस्ट की सिटीजनशिप गई हो या किसी बहुत बड़े स्मगलर की सिटीजनशिप गई हो, ड्रग स्मगलर की गई हो या किसी जो है माओवादी की सिटीजनशिप गई हो या किसी रेपिस्ट की सिटीजनशिप किसी गई क्या? कभी नहीं हुआ। क्यों? कानून ही नहीं बनाया उन्होंने। बनाया कानून, ऐसा कानून बनाया कि सिटीजनशिप मिल तो रही है सबको लेकिन किसी को ज्यादा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं अगर ड्राइवर अपना काम ईमानदारी से नहीं करता तो हम उसको 4 बात कहते हैं। कहते हैं मक्कारी कर रहा है, अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है। जी। डॉक्टर ठीक से काम नहीं करता तो हम कहते हैं बहुत, कई बार तो आम भाषा में तो हरामखोरी कर रहा है। ठीक है। ठीक है, सैलरी लेता है लेकिन हराम का खा रहा है। जी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि नेहरू जी ने भी लगभग वही काम किया जो मैंडेट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी स्पिरिट में कानून नहीं बनाया और ऐसा कानून बनाया कि सबको सिटीजनशिप मिलती रही, किसी की गई नहीं। अब उसके खिलाफ भी हमने एक आवाज शुरू किया है। तो क्या कर सकते हैं उसके बारे में? स्वाभाविक सी बात है, 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है, हाँ, इसको खत्म करना पड़ेगा। एक नया यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाना पड़ेगा। मेरा ये मानना है यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा जरूरी है यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड। यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड, यस। वो जरूरी इसलिए है कि जब तक आप सिटीजनशिप खत्म करने का थ्रेट, डर नहीं रखोगे तब तक अपराध भी कम नहीं होगा, भ्रष्टाचार भी कम नहीं होगा, अलगाववाद भी कम नहीं होगा। तो कैसे अपराधों के लिए सिटीजनशिप विड्रॉ करना चाहिए? बस आप उसमें कंडीशन डाल दीजिए कि अगर आपने देश के साथ गद्दारी की आपकी सिटीजनशिप खत्म होगी। गद्दारी वाला, जासूसी करोगे सिटीजनशिप गद्दारी होगी। आप फॉरेन ISI के इशारे पे देश के खिलाफ कुछ बम ब्लास्ट करोगे या कुछ करोगे, सिटीजनशिप होगी। आप विदेशों के इशारे भारत में कन्वर्जन कराओगे, सिटीजनशिप खत्म होगी। जी। आप फॉरेन बाहर के इशारे पे आप भारत में जो है घुसपैठ करोगे, सिटीजनशिप खत्म होगी। कुछ तो करना पड़ेगा ना। जी जी। अदरवाइज फायदा क्या हुआ? जो सबसे बड़ा खौफ होता है वो सिटीजनशिप जाने का होता है। जब तक सिटीजनशिप जाने का खौफ नहीं होगा ना, वो है ही नहीं। हाँ, न फांसी होती है न सिटीजनशिप जाती है, तो खौफ तो है ही नहीं लोगों को। जी। आर्टिकल 13 कहता है कि 26 जनवरी 1950 को देश आजाद हुआ। अब आज की डेट में जितनी भी कुरीतियां हैं ये खत्म हो जाएंगी। ठीक है। आज की डेट से जितनी कुप्रथाएं हैं खत्म। आज की डेट से जितने भी कानून अंग्रेजों के भेदभाव करने वाले हैं महिला और पुरुष के बीच में, ये सारे खत्म। ठीक है।
उसके लिए सरकार को एक पार्लियामेंट में खड़े होकर रेजोल्यूशन लाना था, एक लिस्ट बना के लाना था कि भाई ये 100 कानून महिलाओं में भेदभाव करते हैं, आज से खत्म। ये 100 कुरीतियां हैं जो महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, ये खत्म। ठीक है, ये नेहरू जी का काम था, ये उनको करना था। हाँ। जो भारत में कुछ कुरीतियां शुरू हुई उनके खिलाफ तो कानून बना। ठीक है, छुआछूत भारत में आ गई थी बीच में, उसके खिलाफ कानून बना। SC ST के खिलाफ कुछ बीच में वो हुई थी, उनके साथ दिक्कत हुई थी, उसके खिलाफ भी कानून बना। ठीक है, सती प्रथा बीच में शुरू हो गई थी भारत में, हालांकि मजबूरी में शुरू हुई थी, कोई वो खुशी कोई जौहर करते थे मजबूरी में, लेकिन उसके खिलाफ भी कानून बन गया। ठीक है, लेकिन जितने भी विदेशी कुरीतियां थी, हाँ, और वो मुगल काल के दौरान अरब से आई या मंगोल से आई, बाहर से आई जी, उनके खिलाफ एक भी कानून नहीं बना। जैसे कि उदाहरण, हलाला, निकाह हलाला, उसको खत्म करने के लिए नेहरू जी ने कोई काम नहीं किया। अच्छा। निकाह मुताह को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया। निकाह मिस्यार को खत्म करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तहर्रुस को खत्म करने के लिए नेहरू जी ने कुछ नहीं किया। तलाके बिद्दत को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जाके खत्म किया, ट्रिपल तलाक 2017 में खत्म किया। अच्छा, बिद्दत, तलाके बिद्दत उसको बोलते हैं, ट्रिपल तलाक को। अच्छा। तलाके हसन को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया। तलाके एहसन को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया। तलाके बाइन को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया। तलाके किनाया को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया। ये सब विदेशी कुरीतियां, ये सारी विदेशी कुरीति। आप जरा सोचो, पति पत्नी में थोड़ा झगड़ा हो गया, अब वो कह रहा है तलाक तलाक तलाक, और तलाक हो गया। अब मान लो उसको गुस्सा शांत हो गया, वो कह रहा भाई चलो गलती हो गई, ठीक है, तो आपस में दोबारा रीयूनाइट नहीं हो सकते। उसको काजी के पास एक दिन सोना पड़ेगा, किसी और के साथ रात बितानी पड़ेगी। ये कुरीति भारत में चल रही है, और उस समय भी थी। कायदे से नेहरू जी तो पढ़े लिखे थे, तो आज भी चालू है क्या? आज भी चल रही है। हमने PIL फाइल किया हुआ है। हमने तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। अच्छा। हमने निकाह हलाला को चैलेंज किया है, निकाह मुताह को चैलेंज किया, निकाह मिस्यार को चैलेंज किया हुआ है, हमने तहर्रुस को चैलेंज किया है। पूरे देश में दारुल कज़ा बनी हुई है, शरिया कोर्ट बनी हुई है भारत में, हमने उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हमने जो 4 शादी, इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। अब बताओ, 4 शादी भारत में लड़कियां पहले ही कम है। हाँ। 1000 लड़कों पे 930 लड़कियां हैं जी, आज की डेट में। कम है। हाँ। ये रेशियो पहले और भी कम था। अच्छा, थोड़ा ठीक है, तो अच्छा हुआ है, 930 हुई है। अच्छा। पहले 1000 लड़कों पे 850 लड़कियां होती थी। इतना बुरा था? इतना बुरा था, यानी 150 लड़कों की शादी तो ऐसे नहीं होती थी। नहीं होगी फिर। हाँ, 1000 पे 850 है। अच्छा। अब उसमें अगर कोई दूसरी शादी करेगा, कोई तीसरी शादी करेगा, तो और कम हो जाएगा। तब तो और कम हो जाएगा। जी जी जी, लड़के और ज्यादा कुंवारे हो जाएंगे। और ये तो विदेश की कुरीति आ गई थी बीच में। अंग्रेज, वो जो मुगल आए थे, उन्होंने रखते थे, 10,000 रखते थे, 3,000 रखते थे, 5,000 रखते थे। तो कायदे से इसको खड़े होकर बोला भाई ये तो विदेशी कुरीति, आज के बाद विदेशी कुरीति खत्म है। नेहरू जी ने कोई काम नहीं किया। अच्छा। 1872 का जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है जी, वो महिलाओं के खिलाफ है। अच्छा नहीं है वो। अच्छा। नेहरू जी ने उसको बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। तो आज भी वैसे जा रही है? वैसे चल रहा है। 1936 का शरीयत पारसी मैरिज एक्ट है, वो भी महिलाओं के खिलाफ है। नेहरू जी ने कोई काम नहीं किया। पारसी मैरिज एक्ट भी भैया? हाँ, 1937 में जो शरीयत एक्ट है, वो तो बिल्कुल ही महिलाओं के खिलाफ है। उसमें तो मतलब महिला 3rd क्लास सिटीजन है। नेहरू जी ने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। तो उन्होंने जो कहते हैं गुलामी के कानून जो बदलने थे, उसको खत्म करने के लिए कोई एफर्ट ही नहीं किया। मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, कि पिछले 10 साल में उन्होंने 1,500 कानूनों को खत्म किया है। अच्छा। लेकिन अभी भी 250 कानून है जिनको और करना है, अभी भी और करना पड़ेगा। 250 अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन 1,500 कानूनों को खत्म किया उन्होंने। अच्छा। तो ये इसलिए मैं कहता हूं कि जो भारत में पार्लियामेंट्री सिन हुआ है ना, हाँ, वो माफ करने लायक नहीं है। नेहरू जी के कामों को, नेहरू जी को पता नहीं लोग क्या क्या बताते हैं, क्या क्या करते हैं। मेरा ये मानना है कि मैं वकील हूं, मेरी प्राइमरी ड्यूटी है अच्छी तरीके वकालत करना जी, बाकी भाषण देना, बाकी और काम करना बात की बात है। ऐसे ही डॉक्टर की प्राइमरी ड्यूटी है अच्छी दवाई देना, बिल्कुल। ड्राइवर की प्राइमरी ड्यूटी अच्छी तरीके गाड़ी चलाना। ऐसे सांसद, विधायक, मंत्री की प्राइमरी ड्यूटी अच्छे कानून बनाना जी। दुर्भाग्यवश उन्होंने वो किया नहीं। नेहरू जी ने कोई एफर्ट नहीं लगाया उन्होंने। और नेहरू जी के बाद इंदिरा जी ने हाँ नेशनल लॉ एंड एक्ट बनाया, वंदे मातरम को किनारे फेंक दिया जी, इमरजेंसी लगाई, सबको पता है। हाँ, इमरजेंसी में उन्होंने सेकुलर शब्द जोड़ दिया। बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे कि ये जो प्रियम्बल है ना, ये संविधान की आत्मा है। आत्मा है। ये इसको बिल्कुल हम बदलेंगे नहीं, इसको छेड़ेंगे नहीं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन इमरजेंसी के दौरान जब पूरा देश के जितने मेन लीडर्स थे सारे जेल में थे, हाँ, इंदिरा जी ने
भारत के प्रियम्बल को बदल दिया, सेकुलर शब्द जोड़ दिया। जी। पिताजी ने सारे चित्रों को हटाया, राम कृष्ण महावीर गौतम बुद्ध के चित्रों को हटाया, और बेटी ने आके इसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिया प्रियम्बल में। ये संविधान के क्योंकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया। उसको चेंज करने का प्रॉपर तरीका क्या है? प्रॉपर तरीका यह है कि आप बिल ले आइए, हाँ, पार्लियामेंट में उस पर बहस करिए, 2/3 बहुमत से उसमें पास कराइए। 2/3 बहुमत, 2/3। तो ये कैसे हो गया? वो इसलिए हो गया कि विपक्ष वाले सारे जेल में थे, तो फिर 2/3 तो वहां जितने थे उसमें सब मिल गया, हो गया, 2/3 हो गया। ठीक भाई जितने वहां बचे हैं वो तो कांग्रेस के बचे हैं ना वहां पार्लियामेंट में। जी। उसमें तो 2/3 क्या, उसमें तो 100% बहुमत हो गया। अच्छा, नॉर्थ कोरिया वाला। हाँ, नॉर्थ कोरिया वाला होगा। फिर एक और बड़ा महापाप किया इंदिरा गांधी ने, जिसको अभी हम लोगों ने चैलेंज किया है, और सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने सुनवाई पूरी कर लिया है। अच्छा। जजमेंट कभी भी आ जाएगा। उन्होंने 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का। अच्छा, ठीक है। 1916 में बीएचयू बना जी, और 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना। 4 साल का अंतर। 4 साल का अंतर। जी। बीएचयू सबके लिए है। हाँ, बीएचयू केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, सबके लिए। सबके लिए। हाँ, लेकिन अलीगढ़ को उन्होंने मुस्लिम्स का बना दिया। ओनली फॉर मुस्लिम। ओनली फॉर मुस्लिम। वहां पे हिंदू जा नहीं सकते? जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन 80% वहां मुस्लिम ही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये बहुत बड़ा पाप, और वो भी तब माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की कोई गाइडलाइन नहीं बनाया। ये माइनॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बाहर का concept है। ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है। हाँ। ये यूरोप का कॉन्सेप्ट है या ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है। हमारे देश में तो वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है। हमारे देश में 4 वर्ण, 4 क्लासेस थी, बाकी तो जाति भी नहीं। इनफैक्ट हमारे 2000 साल पहले हमारे देश में जाति भी नहीं थी। माइनॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट हमारा था ही नहीं जी। और एक बार आप माइनॉरिटी को ला भी रहे हो कॉन्सेप्ट को, पहले ये तो बताओ भाई माइनॉरिटी का मतलब क्या है? डेफिनेशन। हाँ, 1% वाला माइनॉरिटी, 0.5% वाला माइनॉरिटी, 2% वाला माइनॉरिटी। माइनॉरिटी को डिफाइन तो करोगे ना आप। अगर मुस्लिम्स को माइनॉरिटी मान रहे हो, जिसकी संख्या करोड़ों में है, तो यहूदियों को माइनॉरिटी क्यों नहीं घोषित करते, जो मुश्किल से 10,000 है? यहाँ दिल्ली में लोटस टेम्पल है, सुना होगा आपने, बहाई जी। तो बहाई को आप माइनॉरिटी क्यों नहीं मानते आप? भाई दुनिया में 1100 रिलीजन है ना, उस 1100 रिलीजन में कम से कम 300 रिलीजन भारत में रहते हैं। दाओ भी रहते हैं, माओ भी रहते हैं, चाइना वाले कई सारे ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, वो भी इंडिया में रहते हैं। अच्छा। बहुत पहले आके सिटीजनशिप ले लिया। हाँ। बहुत सारे एंग्लो इंडियंस रहते हैं। अच्छा, अलग अलग फेथ है उनके। हाँ। उनको माइनॉरिटी दर्जा क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बना दिया। उसके बाद राजीव गांधी आते हैं। 1984 में राजीव गांधी को हिस्टोरिक मैंडेट मिलता है, बहुत बड़ा, 404 सीट का। 404। उस समय नारा भी दिया गया था, आपकी बार 400 पार। अच्छा। अभी जो आजकल लेटेस्ट नारा चल रहा है बीजेपी के लिए, आपकी बार 400 पार। अच्छा। 1984 में भी ये नारा चला था, आपकी बार 400 पार, और अच्छा। वो 400 पार हुआ भी, 404 सीट मिली कांग्रेस को। 404 सीट मिलती है 1984 में राजीव गांधी को, और राजीव गांधी ने 1984 में ही इमीडिएटली सत्ता पाने के बाद वक्फ एक्ट, नेहरू जी का, हाँ। जो 1954 का वक्फ एक्ट था, उसको अनलिमिटेड पावर दे दिया। कैसे? कानून को बदल दिया। हाँ, कि जहां हाथ रख दे वही वक्फ की प्रॉपर्टी, बस जहां हाथ रख दे वही वक्फ प्रॉपर्टी। ठीक है। जंगलों पे कब्जा शुरू हो गया, ट्राइबल की जमीनों पे कब्जा शुरू हो गया। अच्छा। सरकारी पार्कों पे कब्जा शुरू हो गया। ठीक है। गांव में कुछ ऐसी जमीनें होती है ना, जैसे ऊसर, बंजर, गोचर, जहां गाय चरने के लिए जमीन छोड़ी जाती है, हाँ। खलिहान छोड़ा जाता है जी, उस पे उसने कब्जा करना शुरू कर दी। बस ऐसे ही बोले ये वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी। अब होगा क्या भाई, जैसे मान लीजिए आपकी जमीन पे वक्फ बोर्ड नोटिस भेजेगा, तो आप तो लड़ोगे जी, लेकिन आपके बगल में जो पार्क है, कौन लड़ेगा उसके लिए? आप क्यों लड़ोगे? नहीं लड़ेगा कोई नहीं लड़ेगा। आपके बगल में कोई खेल का मैदान है जी, उसको वक्फ बोर्ड कह दे ये तो वक्फ प्रॉपर्टी, आप क्यों लड़ोगे जाके? कोई नहीं लड़ेगा। बोले यार काहे हम दुश्मनी ले, अपने काम में रोजी रोटी में रहे, कौन जाके लड़ेगा? तारीख से तारीख कौन जाएगा? हाँ। तो जितनी पब्लिक लैंड थी ना, ऊसर, बंजर, खेल का मैदान, गोचर का जमीन, ऐसे जो जमीनें होती है ना, बहुत सारी जमीनें होती हैं पब्लिक यूज के लिए, वो सारा वक्फ बोर्ड कब्जा करता चला गया। ये काम किया है राजीव गांधी ने 1984 में। अच्छा। उसको इतनी पावर देके 1985 में एक सिटीजनशिप एक्ट में उन्होंने बदलाव किया। अच्छा। सिटीजनशिप एक्ट मैंने कहा था कि 1955 में नेहरू जी ने बनाया था जी, और ऐसा घटिया उन्होंने बनाया था, किसी की सिटीजनशिप गई नहीं। राजीव गांधी ने एक महापाप क्या किया 1985 में, उसमें एक धारा जोड़ दिया 6A
पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूरे देश के लिए सिटीजनशिप की कट ऑफ डेट 1948। जी। असम के लिए राजीव गांधी ने जो कट ऑफ डेट किया वो 1971 कर दिया। ऐसा कैसे? केवल इसलिए क्योंकि असम बांग्लादेश से बहुत सारे घुसपैठिए असम में आ गए थे। हर कोई जानता है। हाँ, 60 लाख घुसपैठिए आए थे, तो उनको लीगलाइज करने के लिए उन्होंने 6 से जोड़ दिया। 71 कट ऑफ डेट 71 कर दिया। ऐसा? और कानून बनाया कब? कानून बना रहे हैं 1985 में। अच्छा। और कानून बना के कह रहे हैं कि 71 तक जो आए हैं ये सब भारत के नागरिक हो गए। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि 60 लाख बांग्लादेशी तो डायरेक्ट सिटीजन हो गए। 60 लाख? 60 लाख ऐसे ही एक झटके में। लेकिन इसका जो लार्जर इंप्लीकेशन ये है कि अब दिल्ली में कोई बांग्लादेशी पकड़ा जाता है ना आज 2024 में, तो कहता है जी हम इधर तो बाद में आए, असम में हम 71 में आ गए थे। अच्छा, ये जस्टिफिकेशन। ठीक। वो मुंबई में पकड़ा जाएगा, बेंगलोर में पकड़ा जाएगा, चंडीगढ़ पकड़ा जाएगा, अहमदाबाद कहीं भी पकड़ा जाएगा, तो घुसपैठिया क्या उसको सिखा, लोगों ट्रेन कर दिया। तुम ये बोलना कि भाई इधर तो हम बाद में नौकरी की तलाश में आए हैं, उधर हम असम में 71 में आ गए थे। अच्छा। असम में एक एनआरसी हुई थी ना बीच में, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। हाँ। वो इसी कानून के कारण फेल हो गई। राजीव गांधी के जो सेक्शन 6 से जोड़ा, उसके कारण वो असम के एनआरसी फेल हो गई। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, जो कश्मीर में आर्टिकल 35A लगाया था ना, 35A, हाँ, नेहरू जी ने, हाँ, उससे ज्यादा खतरनाक ये 6 से है जो राजीव गांधी ने असम में लगा दिया। 6 से लगा के उन्होंने 60 लाख बांग्लादेशियों को असम की सिटीजनशिप दे दिया। और बाकी जो बाद में आए उनको भी जस्टिफिकेशन दे दिया। तो अभी भी जो आ रहे हैं वो लोग, हमने उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, 5 जजों की बेंच के सामने मैटर चला है अभी। अच्छा। अभी सुनवाई हो गई है, जजमेंट उन्होंने रिजर्व किया, देखते हैं आगे क्या उसका जजमेंट आता है। जी। 1985 में शाहबानो केस आता है। शाहबानो केस। सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई सबको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। एक बूढ़ी महिला आती है बेचारी, शाहबानो जी, उस समय 65 साल की थी। बोला जी हमारे पति ने हमको तलाक दे दिया, हमको कुछ पैसा दे दो, मैं रहूं कैसे? जी। सुप्रीम कोर्ट कहता है तुम्हें मिलना चाहिए। लेकिन कट्टरपंथियों के सामने कानून को बदलने के लिए, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए उन्होंने नया कानून बना दिया। अच्छा। ये काम किया राजीव गांधी ने, जिसको हम कहते हैं बड़े भोले थे, बड़े अच्छे थे, बड़े ईमानदार थे, और ये थे वास्तव में कानून बना के इस देश को बर्बाद करने की कोशिश नेहरू जी ने भी किया, इंदिरा ने भी किया, और राजीव गांधी ने की। तो ये 1985 वाला शाहबानो वाला जो कानून है, उसके परिणाम क्या है? उसका परिणाम यह है कि उनके पास आज भी पावर है कि वो तलाक दे देंगे, लेकिन गुजारा भत्ता नहीं देंगे। अच्छा। 3 महीने के लिए दे देंगे, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए दे देंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो सड़क पे जाए, वो जो करना है करे, जो उसका हो। मतलब तो आज भी वो जारी है? आज भी जारी है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। एक टीवी चैनल पे काम करती है एक लड़की है जी, ठीक है। अब नोएडा में रहती है, टीवी चैनल में काम करती है, पत्रकार, इसका मतलब पढ़ी लिखी है। जी बिल्कुल। उसका हस्बैंड दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता है। ओके। उसने उसको 2 साल पहले अप्रैल में एक चिट्ठी भेजी, मैं तुम्हें तलाक हसन देता हूं। मई में एक चिट्ठी भेजी, मैं तुम्हें तलाक हसन देता हूं। जून में एक ईमेल कर दिया, मैं तुम्हें तलाक हसन देता हूं। 3 बार हो गया। पेटीएम पे उसने 15,000 रुपए भेजा, बोले तुम्हारा 3 महीने का खर्चा। 2,000 रुपए और भेजा, उसका 1 साल का बच्चा था, बोले तुम्हारे बच्चे का दूध का खर्चा। नोएडा में 15,000 रुपए में कोई 3 महीने रह सकता है क्या? कोई बच्चा 2,000 रुपए में 3 महीने दूध पी सकता है क्या? जहां इतना महंगा दूध हो रखा है, 70 रुपए लीटर दूध मिलता है यहाँ पे। और 3 महीने के बाद भी क्या होगा? और 3 महीने के बाद क्या होगा? ठीक है, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। ये राजीव गांधी के ही कानून का दुष्परिणाम है। अच्छा। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक लेडी डॉक्टर, MBBS MS गायनोलॉजिस्ट। अच्छा। उसका हस्बैंड MBBS MD फिजिशियन, डॉक्टर, दोनों डॉक्टर। ससुर भी डॉक्टर, सास भी डॉक्टर, घर में नर्सिंग होम। अच्छा। वो उसको कहता है जाओ तुम्हें आजाद किया। ठीक है। फिर कहता है जाओ तुम्हें आजाद किया, फिर कहता है जाओ तुम्हें आजाद किया। 3 बार कहता है आजाद किया, और उसके बाद उसको घर से निकाल दिया। बोले हमारा हो गया, तलाके बाइन हो गया। वो काजी के पास बोली हाँ 3 बार हो गया तो हमारा तलाके बाइन हो गया। बोले कहाँ रहे? बोले जहां रहना रहो, हो गया, गुजारा भत्ता नहीं देंगे। अच्छा। तो ये तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये खत्म करना नेहरू जी का काम था। नेहरू जी ने खत्म नहीं किया। एक बार सुप्रीम कोर्ट को मौका मिला, सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में कहा कि भाई गुजारा भत्ता तो देना पड़ेगा, उसको भी राजीव गांधी ने पलट दिया। अच्छा। और फिर अपने आप को कहते हैं मैं प्रो मुस्लिम हूं। अरे भैया तुम महिला विरोधी हो, तुम मुस्लिम बेटियों की मतलब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और
कोई लड़की जब परेशान होती है, डिवोर्स मिलता है, तो लड़की थोड़ी परेशान होती है, उसके माँ बाप परेशान होते हैं, उसके भाई भाभी परेशान होते हैं, उसके मामा परेशान होते हैं, उसके मौसा परेशान होते हैं। भाई लड़की की तरफ का तो पूरा फैमिली परेशान हो जाता है ना, बिल्कुल। उसके गांव के लोग परेशान होते हैं। वो बेचारी छोड़ के घर में आ जाती है तो पूरा मोहल्ला उसको अजीब सी नजरों से देखता है। उसकी चिंता उनको नहीं थी। आते हैं उसके बाद नरसिम्हा राव। अच्छा, 1951 में 1991 में 91 हाँ कानून बनाते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल कानून। अच्छा ठीक है। नाम है पूजा स्थल कानून, लेकिन एक्चुअली वो इलीगल काम को लीगलाइज करना। उसका पूजा स्थल कुछ कोई पूजा स्थल के रख रखाव के लिए नहीं है। वो कैसे? वो कानून ये कहता है, 1.5 पन्ने का कानून है, 1.5 पन्ने का, मात्र 1.5 पन्ने का कानून है। वो कहता है कि जिन मठ मंदिरों पे 1947 में जो स्थिति थी वो यथावत रहेगी, कोई कोर्ट में नया मुकदमा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947 में जिन मठ मंदिरों पे जिसका कब्जा था, जो वहां पे थे, वो एज इट इज चलेगा, कोई मुकदमा नया नहीं चलेगा। ठीक है। जो पहले से मुकदमे चल रहे हैं उसमें कोई विटनेस नहीं होगा, एविडेंस नहीं होगा, गवाही नहीं होगी, वो मुकदमे भी सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, इसीलिए 2020 के पहले तक सारे जितने भी काशी का, मथुरा का, भद्रकाली का, भोजशाला, सारा मुकदमा ठंडा पड़ा हुआ था। अच्छा, हम लोगों ने उसको चैलेंज किया, विष्णु जैन जी ने, हरिशंकर जैन जी ने, हमने सबने मिलकर हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज एक्ट को अच्छा ठीक, 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हमने सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार को नोटिस जारी किया, मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ठीक है। फिर हम लोग अलग अलग जगहों पे हमने एप्लीकेशन मूव किया, हरिशंकर जैन जी ने, विष्णु जैन जी ने, और ये कहा कि भाई देखो ये कानून कह रहा है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन और मामला ऑलरेडी कानून पेंडिंग भी हो गया है। इस बीच में कम से कम आप कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करके एएसआई को डायरेक्शन दे कि ये तो पता कर लो कि 1947 में इसकी स्थिति क्या थी जी, एक्चुअल ये मंदिर है या मस्जिद है, ये आइडेंटिफाई तो करो पहले। कन्वर्जन तो बाद में होगा, चेंज तो बाद में होगा, मंदिर से मस्जिद है, मस्जिद से मंदिर तो बाद में बनेगा, पहले ये तो पता करो है क्या है। जी बिल्कुल, ओरिजिनल है। तब जाके हर जगह केस आगे बढ़े हैं। मथुरा में केस आगे बढ़ गया है, भद्रकाली का भी केस आगे बढ़ गया है, ज्ञानवापी का भी केस बढ़ गया है, केस बढ़ रहा है। हाँ, मेरा ये कहना है सरकार की ये ड्यूटी होती है कि जब हम आजाद हो गए तो गुलामी के समय जो गलत काम हुए हैं ना, उसको रिस्टोर करना, बिल्कुल, उसको करेक्ट करना। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने जजमेंट में कह चुका है कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग है ना, उसको करेक्ट करना ये शासन की ड्यूटी है। जो पुरानी गलतियां हैं उनको ठीक करना सरकार की ड्यूटी है। और संविधान ये बना इसीलिए है। संविधान केवल लोगों को सड़क बनाने के लिए थोड़ी कहता है सड़क बना दो, बिजली दे दो, पानी दे दो। संविधान कहता है भारत की संस्कृति की रक्षा करो, भारत की परंपरा की रक्षा करो, भारत की जो वैल्यूज हैं उनको आगे बढ़ाओ। भैया जब हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, एंशियंट हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, अगर वो रिस्टोर नहीं होंगे तो हमारी संस्कृति आगे कैसे बढ़ेगी, हमारा कल्चर आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो सरकार की ड्यूटी थी कायदे से एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के सारे मठ मंदिरों को रिस्टोर कर लेते जी, लेकिन उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के औरंगजेब, गजनी गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज कर दिया, उल्टा किया उन्होंने, उल्टा किया। 1992 में नरसिम्हा राव ने क्या किया, एक कानून बनाया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। उसके पहले तक भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार माइनॉरिटी वर्ड आया है, लेकिन माइनॉरिटी कौन होगा वो कहीं डिफाइन नहीं है। माइनॉरिटी कितने परसेंट होगा कहीं डिफाइन नहीं है जी। 1% वाला 1.5% तो कहीं नहीं लिखा हुआ है जी। उन्होंने कानून बनाया और नरसिम्हा राव ने भी माइनॉरिटी कौन होगा डिफाइन नहीं किया, लेकिन बोला माइनॉरिटी कमीशन बनेगा। ठीक है। आज माइनॉरिटी के नाम पे करोड़ों रुपए सेंट्रल का भी खर्च हो रहा है, स्टेट्स भी खर्च कर रहे हैं। और करोड़ों रुपए किसका? आपका पैसा, हमारा आपका पैसा, हमारा आपका जो टैक्स पेयर है, जो जीएसटी दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, टीडीएस वैट दे रहा है, उसी का पैसा है जी। लेकिन माइनॉरिटी कौन है डिफाइन नहीं है। हमने फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया। हमने कहा पहले ये तो बता दो माइनॉरिटी है कौन, 1% वाला है कि 1.5% वाला कि 0.5% वाला जी। भाई करोड़ों जिसकी जनसंख्या हो वो तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता ना। नहीं, जो कम्युनिटी इलेक्शन का रिजल्ट डिसाइड करती हो कि कौन पार्षद बनेगा, कौन सांसद बनेगा, इतना पावर उनके पास, इतनी पावर है, इतनी उनके पास वोट है, उसको आप माइनॉरिटी कैसे मान सकते? नहीं। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या टोटल 2.5 करोड़ है। हाँ। और हमारे देश में 25 करोड़ वाले को आप माइनॉरिटी कहते हो। कनाडा की टोटल जनसंख्या 4 करोड़ है और हमारे यहाँ 25 करोड़ वाले को आप माइनॉरिटी बता रहे हो। ब्राजील की टोटल जनसंख्या जो है 22 करोड़ है और हमारे यहाँ आप 25 करोड़ वाले को माइनॉरिटी बता रहे हो। अरे 25 करोड़ वाला माइनॉरिटी होगा
तो फिर एक्चुअल माइनॉरिटी कौन होगा? और माइनॉरिटी बनाना भी है तो बहाई माइनॉरिटी क्यों नहीं होना चाहिए कुछ हजार है? यहूदी माइनॉरिटी क्यों नहीं होना चाहिए जो कुछ हजार है? जी। और माइनॉरिटी देते समय आप ये कैसे, ये भी तो देखोगे कि मतलब जो दुनिया भर की 1100 रिलीजन है, क्या सबको माइनॉरिटी का दर्जा देना है क्या? या जो भारत के अंदर के जो हमारे हैं उनको देना है? फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों देना? सारे राइट इक्वल है। हाँ, फिर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भेदभाव करता ही नहीं है। हाँ। सबको रोटी कपड़ा मकान, घूमने टहलने, घर मकान बनाने, सबका इक्वल राइट, सारे इक्वल राइट्स है। जब इक्वल राइट है तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? वही। उसके बाद 1995 में नरसिम्हा राव ने जो नेहरू जी का 1954 वाला वक्फ एक्ट था, ठीक है, जिसको राजीव गांधी ने 1984 में मजबूत किया था, उसको और ज्यादा अनलिमिटेड पावर दे दिया। कैसे? कानून बदला 1995 में वक्फ एक्ट को, ठीक है, और ये सारा कब कैसे हो रहा है? पोस्ट राम मंदिर मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। 1990 में राम मंदिर मूवमेंट पीक पे आ गया और रथ यात्रा हुई। रथ यात्रा जी। उसके इमीडिएटली बाद 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अगले साल 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, उसके बाद 1995 में वक्फ एक्ट। ये रिएक्शन था? ये रिएक्शन है। अच्छा, अच्छा। कि तुम राम मंदिर मांग रहे हो, देखो हम तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। ओके ओके ओके। तुम अयोध्या चाहते हो, देखो हम तुम्हारे साथ, तुम्हें कानून बना के हम कैसे गुलाम बनाते हैं। अच्छा। और हुआ भी यही। उसके पहले 1992 वाले माइनॉरिटी कमीशन एक्ट से उन्होंने एक ही तीर से दो निशाना साधा। एक तो मुस्लिम को फायदा पहुंचाया, क्रिश्चियन जो उसको फायदा पहुंचाना था पहुंचाया। इस कानून के जरिए कन्वर्जन बहुत तेज हो गया, और इस कानून के जरिए हिंदुओं में कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया। कैसे? 1992 के पहले कभी हिंदू बौद्ध का झगड़ा नहीं होता था। अच्छा अच्छा। हिंदू जैन का कभी झगड़ा नहीं होता था। कभी आप 1992 के पहले देखो, कभी हिंदू बौद्ध का झगड़ा, हिंदू जैन झगड़ा कभी नहीं होता था। ये 1992 से हुआ। कैसे हुआ कि माइनॉरिटी को उन्होंने बौद्ध और जैन को भी माइनॉरिटी घोषित कर दिया, सिख को भी माइनॉरिटी घोषित कर दिया। अच्छा। तो एक तरीके से जिसको फायदा देना था उसको फायदा दिया, दूसरा हिंदुओं का आपस में बांट दिया, डिवाइड एंड रूल कर दिया। तमिलनाडु में मान लीजिए कोई झुग्गी है, हाँ, रामेश्वरम में एक झुग्गी है, ठीक है। उस झुग्गी में झुग्गी नंबर 1 में हिंदू है, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम है, झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन है, ठीक है। झुग्गी में रहने वालों का इकोनॉमिक स्टेटस एक ही होता है, तभी तो झुग्गी में रहते हैं जी। अब झुग्गी नंबर 2 में जो मुस्लिम है उसको 1000 रुपए महीने का वजीफा मिल रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो, ठीक है। झुग्गी नंबर 2 में जो 3 में क्रिश्चियन है उसको भी 1000 रुपए मिल रहा है जी। लेकिन झुग्गी नंबर 1 में जो हिंदू रह रहा है उसको 1000 नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी है, क्योंकि वो उसको मेजॉरिटी मान लिया गया। अच्छा। अब नतीजा ये हुआ कि गरीब क्या कहते नहीं, मरता क्या ना करता, गरीब आदमी क्या करे, उसको तो पैसा चाहिए। तो जब एडमिशन कराता है तो नाम तो अपना वही रखता है, रामचंद्रम, राम मंगलम, अनिल जो भी नाम रखता है, लेकिन रिलीजन वाले कॉलम में वो क्रिश्चियन लिख देता है। अच्छा। तो एक तरीके से हमारे आपके टैक्स के पैसे से स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। ये इसका लार्जर इंप्लीकेशन है। ये थोड़ा समाज को ये बातें समझ में नहीं आती। बोलते अच्छा माइनॉरिटी मेजॉरिटी में क्या झगड़ा यार, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का झगड़ा ये है कि कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन हमारे ही पैसे से हमारे गरीब कम्युनिटी के लोगों को कन्वर्ट किया जाए। प्रेशर आ रहा है कि कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ कि तुम्हें लाभ मिलेगा, लाभ मिलोगे। भाई नॉर्मल आप स्कूल खोलो तो पता चला आपको 5 बीघे जमीन चाहिए, आप मदरसा खोलो तो आपके पास एक कमरा खोल सकते हो क्योंकि माइनॉरिटी आ गया। अच्छा। कॉन्वेंट स्कूल खोलो, आपके लिए कोई नियम कानून नहीं, छूट है। अच्छा। नॉर्मल स्कूल खोलोगे आपके, तब क्या होगा, मजबूरी में लोग अपने आप को हिंदू होते हुए अपने आप को बौद्ध बता देते हैं और बौद्ध बता के स्कूल खोल लेते हैं क्योंकि उसमें उनको टर्म्स कंडीशन कम हो गई, उनको जो सिक्योरिटी मनी उनकी कम हो गई, सारे उनके रूल उनके कम हो गए, बहुत सारे लाभ मिल गए। अच्छा। तो ये हो रहा है। उसके बाद 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी। उसके पहले तक भारत में केवल एक ही यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, जिसको 1981 में इंदिरा जी ने डिक्लेयर किया था जी। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी कोई माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं थी। मनमोहन सिंह ने सत्ता संभालते ही, और मनमोहन सिंह की तरीके सोनिया गांधी की सरकार थी, वो सोनिया गांधी की सरकार बनने के तुरंत बाद 2004 में एक कानून बना, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट, और उन्होंने धड़ाधड़ यूनिवर्सिटियों को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा देना शुरू कर दिया। अच्छा। जामिया को उसी में माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। ऐसे देश की अलग कई सारी यूनिवर्सिटी को उन्होंने माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। अच्छा। अब माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने का मतलब आप वहां ऑडिट नहीं कर सकते कौन पढ़ा रहा है, आप ऑडिट नहीं कर सकते क्या पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, क्या पढ़ा जा रहा है ना, सब कुछ उनका स्पेशल, उनको विशेष दर्जा मिल गया, प्रिविलेज मिल गया। ऐसे कानून बना के फिर 2012 में इन्होंने राइट टू एजुकेशन को अमेंड कर दिया, मदरसों को उससे बाहर निकाल दिया। 2010 में FCRA बनाया,
अब तो हालांकि बहुत सारे एनजीओ के लाइसेंस कैंसिल हुए, लेकिन खूब फंडिंग कराई। हर समंदर ये वो जो दुनिया भर के ऐसे जितने भी उनके पालतू लोग थे उनकी खूब फंडिंग कराई, एफसीआरए के थ्रू खूब फंडिंग कराई। जी जी जी। कानून बना बना के इस देश को बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया, और कम से कम 50 कानून बनाया उन्होंने। मैंने तो आपको कुछ अभी 15, 20, 25 कानून बताए हैं। एक्चुअल में कांग्रेस ने लगभग 50 कानून बनाया है भारत की संस्कृति को बर्बाद करने, भारत की एकता अखंडता को बर्बाद करने, हिंदुओं को डिवाइड करने और फॉरेन रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। और ये सारे के सारे कानून अभी भी है, ये सारे कानून अभी भी है। इसलिए पिछले साल तक हमने टारगेट लिया था अंग्रेजी कानूनों को, और पिछले साल मैं भारत के 115 जिलों में गया था। 115 और 2023 में मैं केवल एक सैटरडे संडे अपने घर में रुका था, 12 नवंबर को, क्योंकि उस दिन दीपावली थी। अच्छा, 12 नवंबर को संडे था, उस दिन दीपावली थी, इसलिए मैं अपने घर में था। अदरवाइज 51 सैटरडे 51 संडे मैं पूरे देश में घूमता रहा। अच्छा। और मैंने 115 सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस किया था। अच्छा। इस साल हमने इन 50 जो कांग्रेसी कानून है 50, हाँ, ये मैं इसी को हमने टारगेट किया हुआ है। इसमें बहुत सारे हमने चैलेंज किया हुआ है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी। और अब हम पूरे देश में घूम के करीब हम 125 जिलों में जाएंगे इस साल, और बताएंगे ये कानून कितना गड़बड़ है। जन जागरण करेंगे, पब्लिक डिमांड आएगी, पब्लिक थोड़ा अवेयरनेस आएगी, स्वाभाविक सी बात है सरकार भी एक्ट करेगी। तो अगर ये कानून को चैलेंज करना है तो उसका तरीका क्या है? कानून चैलेंज करने का तरीका होता है या तो आप हाई कोर्ट जाओ या सुप्रीम कोर्ट जाओ। ओके, डिपेंड करता है। और क्या करते हैं वहाँ पे? फिर वहाँ हम PIL फाइल करते हैं। वहाँ PIL फाइल करते हैं, उसमें बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये कानून किस तरीके से हमारी इक्वलिटी के खिलाफ है, हमारी यूनिटी इंटीग्रिटी के खिलाफ है, किस तरीके से भारतीय कल्चर के खिलाफ है, भारत की संस्कृति के खिलाफ है जी। वो हम उस आर्टिकल्स का हवाला देके फिर कहते हैं कि भाई ये कानून डिवाइड एंड रूल कर रहा है, ये कानून डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ये कानून जो है गड़बड़ कर रहा है। और हमें खुशी है कि अभी कुछ विषयों पे अलग बड़े बड़े संगठन भी बोलना शुरू कर दिए। अभी जैसे अभी सरसंघ चालक भागवत जी ने, उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म होना चाहिए। हाँ। माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए जी। हमने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए PIL फाइल किया, और अभी संघ की तरफ से ही स्टेटमेंट आया है कि भाई, और सरकार ने भी एक डिक्लेयर किया है कि वो एक कमेटी बना रहे हैं सरकार, जो देखेगी कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस 3 कारणों से हो रहे हैं: पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इनफिल्ट्रेशन और कन्वर्जन। घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट, इससे इन 3 कारणों से डेमोग्राफी बदल रही है जी, और बहुत तेजी के साथ बदल रही है। कहाँ बदल रही है? भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है। पूरी। कश्मीर में हिंदू केवल 2% बचे हैं, लद्दाख में हिंदू केवल 1% बचे हैं, लक्षद्वीप में केवल हिंदू 2% बचे हैं, मिजोरम हमारे हाथ से निकल गया, नागालैंड हमारे हाथ से निकल गया, मेघालय हमारे हाथ से निकल गया, केरल का पूरा कोस्टल एरिया हमारे हाथ से निकल चुका है, गोवा का कोस्टल एरिया हमारे हाथ से निकल चुका है। आपके बंगाल की स्थिति आप देख लीजिए, बंगाल के 14 जिले हमारे हाथ से निकल चुके हैं, बिहार के जो है आपके 8 जिले हमारे हाथ से निकल चुके हैं, झारखंड के 6 जिले हमारे हाथ से निकल चुके हैं, उत्तर प्रदेश के 18 जिले हमारे हाथ से निकल चुके हैं, हरियाणा के 2 जिले हमारे हाथ से निकल चुके हैं, पंजाब के 3 जिले हमारे हाथ से निकल चुके हैं, गुजरात के 6 जिले हमारे हाथ से निकल चुके हैं, महाराष्ट्र के 8 जिले हमारे हाथ से निकल चुके हैं, गुजरात भी है। भारत के 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और अभी मणिपुर टारगेट हो रहे हैं इस समय। 750 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 900 तहसील्स। बॉर्डर पे हमारे 300 तहसीलें हैं टोटल जी, ठीक है, बॉर्डर पे जी, मतलब पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, या समुद्र का तिब्बत बॉर्डर, समुद्र का बॉर्डर जी, म्यांमार का बॉर्डर, ये सारे के सारे 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, और टोटल में 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और किस टाइम पीरियड में ये हुआ है? लास्ट 75 ईयर्स। लास्ट 75 इतने कम समय में? इतने कम समय। लोग कहेंगे बहुत लंबा समय है, बहुत कम समय है। देखिए, मैं दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान बन गया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जी जी। राजा भरत का ननिहाल कैके पाकिस्तान बन गया, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बांग्लादेश की बात, हम 75 ईयर में विद इन भारत जो हुआ इंडिपेंडेंट इंडिया हाँ, उसकी बात कर रहे हैं। अगर हमने धर्मांतरण को नहीं रोका, घुसपैठ को नहीं रोका और जनसंख्या विस्फोट को नहीं रोका, तो याद रखिए 25 साल के बाद बहुत भयानक स्थिति आने वाली है। जो 1947 में हुआ था, अगर हमने कठोर कानून नहीं बनाए तो 2047 में वो सब होगा। और ये जो प्रॉब्लम है ना डेमोग्राफिक चेंज की, ये नेताओं के भाषण से ठीक नहीं होगा। नहीं,
ये कथावाचक की महामंडलेश्वर की कथा करने से ठीक नहीं होगा। तो कैसे ठीक होगा? ये केवल और केवल कठोर घुसपैठ नियंत्रण कानून, धर्मांतरण नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून और करप्शन के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। ये सारे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं सारे। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो थ्रेट्स है उसके लिए हमारे पास एक कानून है, एनएसए उसको बोलते हैं। नेशनल तो इसको हाँ, इसको यूज नहीं करते। अच्छा, घुसपैठियों के खिलाफ एनएसए नहीं लगाते। अच्छा, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों मिशनियों के खिलाफ एनएसए नहीं लगाते। जो लोग घुसपैठियों की मदद करते हैं, अभी आज ही पकड़ा गया कि उत्तर प्रदेश के देवबंद में बहुत सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े गए। अच्छा, उसमें एटीएस ने पूछताछ किया तो कैसे उन्होंने बताया कि भाई हमने 2-2 हजार रुपए बॉर्डर पे दिया। ठीक है, अंदर आया तो उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर पे 2-2 हजार रुपए दे के वो बनवा लिया, आधार बनवा लिया। हो क्या रहा है, बॉर्डर पे 2 हजार रुपए दे के आते हैं, अंदर आया कॉमन सर्विस सेंटर पे दलाल को पकड़ा, 2 हजार रुपए दिया, आधार बन गया। एक डॉक्यूमेंट हो गया, 2 हजार रुपए दलाल को पकड़ा, राशन कार्ड बन गया। 2 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर एक दलाल को पकड़ा, 2 हजार रुपए दिया, बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। 3 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर एक दलाल को पकड़ा, 3 हजार रुपए दिया, आरटीओ ऑफिस उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। 4 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर एक दलाल को पकड़ा, वोटर आईडी बनवा दिया। अब जब ये 5-6 डॉक्यूमेंट हो गए तो उन्होंने बैंक में खाता खुलवा लिया, और बैंक में खाता खुलवा के सारे सेंट्रल स्कीम और स्टेट स्कीम का फायदा उठा रहे। किसान सम्मान निधि आ रही है, माइनॉरिटी का पैसा आ रहा है, ठीक है, वजीफा आ रहा है, मुद्रा लोन भी ले रहे, जनधन खाते से भी जो पैसा आता है उसको भी ले रहे, हर चीज का बेनिफिट। तो मतलब 15,000 रुपए लगा के 5 साल में वो 5 लाख रुपए का फायदा उठा लेते हैं। और जो सिटीजन्स है उनको कुछ नहीं मिलता। इसलिए तो करप्शन भी हमारे लिए बहुत बड़ा नेशनल, बहुत कोर इशू है। करप्शन के, आप करप्शन खत्म कर दीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं घुसपैठ खत्म हो जाएगी। हम बिल्कुल करप्शन खत्म कर दीजिए, बहुत हद तक कन्वर्जन खत्म हो जाए, क्योंकि कन्वर्जन की जो पूरी फंडिंग आती है वो खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आती है, वेस्ट कंट्री से एफसीआरए के जरिए आती है। करप्शन खत्म करिए, कन्वर्जन कम हो जाएगा। करप्शन खत्म करिए, आपका क्राइम बहुत खत्म हो जाएगा जी। करप्शन एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। और करप्शन खत्म करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 25% करप्शन खत्म हो जाएगा। अच्छा, इमीडिएटली। अच्छा, और 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं भारत में। 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। जो ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है, वो यूज करते रहेंगे, क्या जरूरत है उनको। जी। आप भारत में पहली बात तो 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनाइए कि जो आदमी देश से गद्दारी करे, देश से मक्कारी करे, जो बेनामी में प्रॉपर्टी में पकड़ा जाए, जो हवाले में पकड़ा जाए, उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए। दूसरा, सिटीजनशिप एक्ट को बदलिए, सिटीजनशिप खत्म करने के लिए उसमें प्रोविजन करिए। तब कहते नहीं, खौफ होगा ना तब तो डर बैठेगा। आखिर चीन में, सिंगापुर में, जापान में घुसपैठ क्यों नहीं होती जी? अमेरिका में या चीन में या सिंगापुर में, जापान में ड्रग स्मगलिंग क्यों नहीं होती? खासतौर पर सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग क्यों नहीं होती? वहां पर डेथ पेनल्टी, सीधा। तो जो भारत में समस्याएं हैं ना, ये मैनमेड समस्याएं हैं, ये ऊपर वाले ने समस्या नहीं दिया। बाढ़, सुनामी, भूकंप, जो इस तरीके की प्रॉब्लम है उसको छोड़ दीजिए, तो भारत की सभी समस्याएं मैनमेड हैं, इंसान के द्वारा बनाई गई। तो इनके सॉल्यूशंस भी मैनमेड है, स्वाभाविक सी बात है जी। जो ऊपर की समस्या उसका इलाज ऊपर वाला करेगा, जो समस्या मैनमेड है ना, नीचे वाली है ना, नीचे ने शुरू किया, उसका इलाज तो इंसान को ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। और आप राष्ट्रपति किसी को बना लीजिए, प्राइम मिनिस्टर किसी को बना लीजिए, चीफ मिनिस्टर किसी को बना लीजिए, जब तक आप कानून नहीं बदलेंगे तब तक बीमारी का इलाज नहीं होगा। तो ये सॉवरेंटी के बाद आ गया एकदम, मेरा ये कहना है। आप वैसे भी देखिए ना, डॉक्टर अच्छा बुरा नहीं होता जी, दवाई अच्छी बुरी होती है। अगर हमारी तबीयत खराब है, हमारे अंदर डॉक्टर थोड़ी जाता है, हमारे अंदर दवा जाती है, इंजेक्शन जाता है, वैक्सीन जाती है जी। डॉक्टर बहुत अच्छा हो, अगर दवा घटिया हो तो बीमारी ठीक नहीं होगी। ड्राइवर बहुत अच्छा हो, गाड़ी खराब हो, यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। मिस्त्री बहुत अच्छा हो, सीमेंट बालू खराब हो, घर आपका सुरक्षित नहीं होगा। बिल्कुल। वैद्य बहुत अच्छा हो, उसकी जड़ी बूटी खराब हो, शरीर ठीक नहीं होगा। ऐसे शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक कानून अच्छे नहीं होंगे, जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं होगा, 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला होगा। मेरा यह मानना है कि सरकारों को, शासन को ना कुम्हार से सीखना चाहिए, जो बर्तन बनाता है मिट्टी का, जी। उससे सीखना चाहिए। ओके। आप उसको देखिए कैसे बर्तन बनता कैसे है जी। पहले वो राम मिट्टी को लेता है, उसकी तोड़ाई करता है, हाँ। सफाई करता है, निराई करता है, गुड़ाई करता है, खरपतवार की सफाई करता है, फिर उसकी गुथाई करता है जी। गुथाई करके रखता है जमीन पे, उस पे चाक पे, हाँ। फिर एक हाथ नीचे रहता है, एक हाथ ऊपर रहता है,
कभी एक हाथ से नहीं बनाता हूं, दो हाथ से। ऐसे दो हाथ से। ये अंदर वाला हाथ शिक्षा व्यवस्था है, ऊपर वाला हाथ दंड व्यवस्था है। नीचे वाले हाथ से देखिए कुम्हार उठाता है मिट्टी को, और ऊपर वाले हाथ से उसको दबाता रहता है। दोनों का बैलेंस चाहिए। बैलेंस चाहिए। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो अच्छा संस्कार दे जी, ईमानदारी सिखाए जी, देश प्रेम सिखाए, हाँ, वसुधैव कुटुंबकम सिखाए। और दंड व्यवस्था ऐसी हो कि थोड़ी सी भी अगर गलती किया तो छोड़ेंगे नहीं, गारंटी। गारंटी। हाँ, और वो भी 10 साल 20 साल के बाद नहीं, इमीडिएटली। वही तो महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश न हमने शिक्षा व्यवस्था का भारतीयकरण किया, न दंड व्यवस्था का भारतीयकरण किया। हमारी पुलिस व्यवस्था आज भी विदेशी कानूनों से चलती है। हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आज भी विदेशी कानूनों से चलता है। जी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां वही चल रही हैं जो अंग्रेजों के समय की थी। अंग्रेजों को मई जून में गर्मी लगती थी तो विदेश भाग जाते थे, आज भी वही छुट्टी चल रही है। अंग्रेजों को दिसंबर में क्रिसमस मनाना होता था, विदेश भाग जाते थे, आज भी वही छुट्टियां चल रही हैं। जज का भी ड्रेस वही गुलामी वाला, वकील का भी ड्रेस गुलामी वाला, कानून भी गुलामी वाला, व्यवस्था भी गुलामी वाला। पुलिस, हमारी जो पुलिस काम करती है 1861 वाले पुलिस एक्ट से काम करती है। पुलिस सत्ता के गुलाम बनी है, पुलिस स्वतंत्र नहीं है, पुलिस निष्पक्ष नहीं है, करप्शन इतना है, तो व्यवस्था कैसे बदलेगी? आप किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाइए, किसी को चीफ मिनिस्टर बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरा ये मानना है डॉक्टर का अच्छा होना जितना जरूरी है, दवा का भी अच्छा होना उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, तभी जाके बीमारी ठीक होगी। जी बिल्कुल। तो आपको लगता है कि पीआईएल के थ्रू ये सब चीज हो सकता है? पीआईएल करने का अभिजीत जी मेरा 3 उद्देश्य होता है। जी, पीआईएल हर चीज की दवा नहीं है, हाँ? लेकिन पीआईएल से विषय थोड़ा सा समाज के और सरकार के और शासन के संज्ञान में आ जाता है। ठीक है। तो इसलिए मैं कुछ पीआईएल करता हूं समाज को जगाने के लिए, जी, कुछ पीआईएल करता हूं सरकार को जगाने के लिए, कुछ पीआईएल करता हूं जजों को जगाने के लिए। ओके। जैसे समाज को जगाने का क्या, जी, जब मुझे पता चला कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, जी, 200 जिलों में डेमोग्राफी बदल चुकी है, 900 तहसीलों में डेमोग्राफी बदल चुकी है, जी, तो मैंने सोचा कि इस बात को मैं जन जन तक कैसे पहुंचाऊं, इस बात को मैं कैसे बताऊं जाके, भैया तुम 9 राज्यों में खत्म हो गए, 200 जिलों में खत्म हो गए, 900 तहसीलों में खत्म हो गए। तो मैंने पीआईएल थोड़ा रिवर्स करके किया। अच्छा। हमने कहा भाई या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म कर दो, और या तो इन 9 राज्यों में हिंदुओं को भी माइनॉरिटी घोषित कर दो। बिल्कुल लॉजिकल बात है। उद्देश्य केवल ये था कि कम से कम इस पे चर्चा होगी, मीडिया में छपेगी, अवेयरनेस है। आप जैसे लोग थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे तो समाज में बात पहुंचेगी, भैया स्थिति ये है। जी, तो हमें इस बात की खुशी है कि 2017 में मैंने माइनॉरिटी कमीशन को चैलेंज किया था। 2024 आते आते इस पे सर संघ चालक भागवत जी ने भी बोला, और भी सब लोग बोलना शुरू कर चुके हैं। तो संघ भी बोल रहा है, विश्व हिंदू परिषद भी बोल रहा है, बजरंग दल भी बोल रहा है, इंटेलेक्चुअल्स भी लिखना शुरू कर दिया, बुद्धिजीवी ने बोलना शुरू कर दिया, बहुत सारे रिटायर्ड जजेस भी इस पे बोल रहे हैं। तो ये विषय कम से कम चल पड़ा। ठीक है। मुझे जब पता चला कि हमारे पास जमीन केवल 2% है, पानी केवल 4% है, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है, जी, तो मैंने पीएल फाइल किया, भाई एक पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाओ। जी, हो क्या रहा है कि जब तक सरकार 2 करोड़ लोगों को घर देती है ना, तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। ये जो घर बनता है फ्री, एक फ्री थोड़ी होता है कोई घर, काहे का फ्री घर? अरे आपका टैक्स है, आपने जो जीएसटी दिया, आपने इनकम टैक्स दिया, आपने टीडीएस दिया, आपने वैट दिया, आपने टोल टैक्स दिया, आपने रोड टैक्स दिया, ये उसी से घर बन रही है। बिल्कुल। अब आप कमाते जाओ, सरकार घर बना बना के अपना वाहवाही कर रही है, और प्रॉब्लम तो बैकलॉग तो बना हुआ है। 2 करोड़ घर बनता है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं, बैकलॉग बढ़ता जाता है। जी, बैकलॉग का बढ़ने की सिचुएशन देखिए। जब भारत की पॉपुलेशन 40 करोड़ थी तो भारत में 4 करोड़ लोग गरीब थे, यानी 10% लोग, 10%। अब भारत की पॉपुलेशन 145 करोड़ है और 81 करोड़ लोग गरीब है, यानी लगभग 60%। 60%। तो पहले हम 10% गरीब थे भारत में, अब 60% गरीब हो गए। तो गरीबी बढ़ रही कि घट रही है, आप बताइए? बढ़ रही है। रूट काज क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाती है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। हंगामा मचा हुआ है, अशांति फैली हुई है, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, सब बेरोजगारी की बात करते हैं, रूट काज की बात नहीं करते। भाई पॉपुलेशन कंट्रोल करो। पॉपुलेशन कंट्रोल कहने, मुंह से जबानी कहने से थोड़ी आएगा, कानून बनाओ, आप देखो कंट्रोल हो जाएगा, फट से हो जाएगा। इमिग्रेशन की बात है। हाँ बिल्कुल, सीधी सी बात। ऐसे ही फिर जब मुझे पता चला कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं, 2017 की बात बता रहा हूँ, 17। हाँ, फिर मैंने पीआईएल फाइल किया, भाई 5 करोड़ घुसपैठी हैं, इनको आइडेंटिफाई करो, इनको डिटेक्ट करो, इनको डिटेन करो, इनको डिपोर्ट करो। जी, सुप्रीम कोर्ट ने सारे राज्यों को नोटिस भेजा।
तब हंगामा हुआ, फिर पार्लियामेंट में बयान आया कि नहीं 5 करोड़ नहीं 2 करोड़ है। हमने कहा चलो 2 करोड़ से ही कुछ तो कह रहे हो भैया, है तो 2 करोड़ मतलब ऑस्ट्रेलिया के बराबर तो है। बिल्कुल। हमने डेटा दिया है 5 करोड़ का, उस पर किसी भी राज्य ने उसको ये नहीं कहा नहीं आपका डाटा गलत है। हमने राज्यवार डाटा दिया हुआ है। अच्छा। 2017 में दिया था, वो मेरी पीआईएल चल रही है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे ही कन्वर्जन का पूरे देश में कन्वर्जन हो रहा है। ऐसा कोई जिला नहीं जहां कन्वर्जन नहीं हो रहा। जहां पूरी तरीके से हिंदू खत्म हो गए वहां तो कन्वर्जन क्यों होगा? नहीं होगा भाई। कश्मीर में कन्वर्जन नहीं होगा, सब कन्वर्ट हो चुके हैं। नागालैंड में कन्वर्जन अब इसलिए नहीं हो रहा है, कन्वर्ट हो चुके, सब खत्म हो गया। ठीक है जी। तो 9 राज्यों में जहां हिंदू खत्म हो गए वहां कन्वर्जन अपने आप ही बंद हो गया जी। लेकिन जहां हिंदू बचे वहां तो कन्वर्जन खूब हो रहा है। कन्वर्जन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है लेकिन सरकारें एनएसए नहीं लगाती। कन्वर्जन देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, उसके लिए कानून है यूएपीए, सरकार कोई नहीं लगाती। अच्छा। कन्वर्जन हमारे लिए एक तरीके से वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है भाई। हमारी डेमोग्राफी बदली जाए, डेमोग्राफिक वॉर है। जी। उसके लिए इंडियन पिनल कोड में एक प्रोविजन है वेजिंग वॉर पे, लेकिन कोई सरकार उस पे वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाती, जो कन्वर्जन लगाती नहीं। कन्वर्जन एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। एक व्यक्ति कन्वर्जन नहीं कराता, पूरा सिंडिकेट होता है उसमें। कुछ लोग उसको पैसे से मदद करते हैं, कुछ उसको जगह देते, कुछ और करते। ऑर्गेनाइज क्राइम्स के निपटने के लिए हमारे पास महाराष्ट्र में मकोका है, गुजरात में गुजकोका है, यूपी में गैंगस्टर एक्ट है। अच्छा। सरकारें लगाती नहीं। फिर मैंने पीआईएल फाइल किया, मैंने कहा भाई कम से कम कन्वर्जन कराने वाले उनके मददगारों पे आप एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए। और इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा कि भारत के लोगों को फॉरेन रिलीजन में कन्वर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल। भारत के लोग जो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं उनको ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट किया जा रहा है जो सर्वधर्म समभाव को नहीं मानता। जब ये मानता नहीं सब लोग एक समान है, उनमें कन्वर्ट किया जा रहा है जी। तो अब वो थोड़ा चर्चा का विषय बना है। फिर मैंने पीआईएल फाइल किया कि धर्म अलग है, रिलीजन अलग है, भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है जी, धर्म निरपेक्ष शब्द को हटाया जाए जी। तो थोड़ा उस पर भी चर्चा हुई है। तो उद्देश्य मेरा ये है, मैं नहीं कहता कि मेरे पीआईएल से सब समस्या ठीक हो जाएगी सारी। अल्टीमेटली जो दवाई है ना वो संसद और विधानसभा में है। अल्टीमेटली दवाई वही है, कानून वही बनेगा। ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश यह है कि पीआईएल के माध्यम से मीडिया में थोड़ा इस पे चर्चा हो, समाज इस पे चर्चा करे जी, और संसद विधानसभा में इस पे चर्चा हो जी। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब तक 1,500 सरकार ने कानून खत्म कर दिया अंग्रेजी। मैं हर साल अंग्रेजी कानून जलाता था होली के दिन। अच्छा। और एक बार तो अंग्रेजी कानून जलाने के चक्कर में तिहाड़ भी चलाया गया। अच्छा। हाँ, मुझे जेल भी हो गई एक दिन की। एक दिन के लिए मैं तिहाड़ भी गया था। अच्छा। अंग्रेजी कानून जलाने के चक्कर में। ऐसी। लेकिन बदला गया। अब जो मेरी एक मुख्य मांग है कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए जी। अपराध इसलिए नहीं कम हो रहा है क्योंकि अपराधियों को, एक तो हमारा कानून बड़ा कमजोर है, और जितना है भी, मान लो 4 साल की सजा है, 5 साल की सजा है, मतलब जिन अपराधों में अमेरिका में फांसी होती है ना, या सिंगापुर में फांसी होती है, उस अपराध में भारत में 5 साल की सजा होती है। जैसे ड्रग स्मगलिंग। ड्रग के कारण हमारी पूरी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जगह ड्रग स्मगलर ने अपना नेटवर्क फैला दिया। अच्छा। वो गांजा बेच रहे हैं, चरस बेच रहे हैं, अफीम बेच रहे हैं, पूरा उन्होंने नेटवर्क डेवलप कर लिया। अच्छा। ड्रग स्मगलिंग के लिए चाइना में भी फांसी होती है, सिंगापुर में फांसी होती है। अच्छा। हमारे यहाँ केवल 3 से 7 साल की सजा, और वो भी 40 साल 50 साल मुकदमा चलने के बाद। हाँ। भारत में अगर जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, जस्टिस विद इन ईयर का मतलब 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, और 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला हो, ये अगर कर देना, हाँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूं घूसखोरी भी खत्म होगी, जमाखोरी भी खत्म होगी, मिलावटखोरी भी खत्म होगी, कालाबाजारी भी खत्म होगी, नशा तस्करी भी खत्म होगी, मानव तस्करी भी खत्म होगी, माओवाद भी खत्म होगा, नक्सलवाद भी खत्म होगा, जिहाद भी खत्म होगा, मजहबी उन्माद भी खत्म होगा, अलगाववाद भी खत्म होगा, कट्टरवाद भी खत्म होगा, पत्थरबाजी भी खत्म होगी। सारी जो अपराध है ना, अपराध कम करने का एक ही तरीका है, रामायण में लिखा हुआ है, भय बिन होय न प्रीत। अपराध खत्म करने के लिए विदुर जी कहते हैं सठे साठ्यम समाचरित, जितना कठोर दंड दोगे उतना अपराध जल्दी खत्म होगा, ये विदुर जी कहते हैं। जिन देशों ने सठे, विदुर जी को अपनाया, सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत अपनाया, देखिए वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। 50 साल पहले दुबई कुछ नहीं था, कठोर दंड व्यवस्था है, दुबई 50 साल में डेवलप हो गया। 50 साल पहले सिंगापुर कुछ नहीं था, कठोर कानून बनाया, जस्टिस विद इन ईयर लागू किया, साल भर के अंदर लोग मुकदमों को डिसाइड करना शुरू किया, सिंगापुर डेवलप कर गया। और अगर आपने जस्टिस विद इन 1 ईयर का इंप्लीमेंटेशन किया तो आपको फांसी देने की भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वही ना। हाँ, हाँ, नहीं पड़ेगी। और जस्टिस विद इन ईयर कर दे, मैं कहता हूं भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। भारत की जीडीपी 2% हो जाएगी भारत में, अगर कठोर कानून बना दे और जस्टिस विद इन ईयर कर दे।
अभी तो बहुत सारे लोग डरते हैं यहाँ पैसा लगाने से, यार पैसा लगा दूं, मेरा अगर कहीं केस शुरू हो गया क्या होगा तो फिर? 40 साल तो 40 साल चलेगा, मुकदमा चलेगा। बिल्कुल। भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, भारत में एफडीआई बढ़ जाएगी, जस्टिस विद इन ईयर कर दें एफडीआई बढ़ जाएगी, जस्टिस विद इन ईयर कर दें भारत की जीडीपी 2% अपने आप बढ़ जाएगी। तो अपराध भी कम होगा, भ्रष्टाचार भी कम होगा, भारत की संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी, पत्थरबाजी भी बंद होगी, ठीक है, धर्मांतरण भी रुकेगा, घुसपैठ भी रुकेगी। भाई घुसपैठिए भारत में क्यों आते? क्योंकि उनको पता एक बार एंट्री कर ली है ना 10-15 हजार रुपए लगा के, उसके बाद आराम से यहां रहेंगे, उनको कोई निकालने वाला नहीं, कोई निकालेगा नहीं, कोई निकालेगा नहीं जी। अभी कठोर कानून हो कि भारत में अगर अवैध घुसपैठ किया फांसी की सजा देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं एनआरसी की जरूरत नहीं है, अपने आप चले भाग जाएंगे। जाए। अभी एक कानून बन जाए कि जो भारत में अवैध रूप से रह रहा है 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, 3 महीने में जिसको जाना हो चला जाए, नहीं तो हम सबका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करेंगे और जो पाया गया उसको फांसी दे देंगे। भारत में एनआरसी की जरूरत ही नहीं है। मेरा केवल इतना ही कहना है अभिजीत जी, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं जी, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। बिल्कुल। मेरा सपना है कि भारत का प्रत्येक कानून दुनिया का सर्वोत्तम कानून हो जी। मैं भारत की शिक्षा व्यवस्था को दुनिया की सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहता हूं, और ये हमारी थी। हमारा एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम एजुकेशन सिस्टम था, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम था दुनिया का सर्वोत्तम जुडिशियल सिस्टम था। अभी हम बात कर रहे हैं कि भैया कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अरे हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने लागू कर दिया। भगवान श्री राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था और क्या था? अभी हम बात कर रहे हैं यार पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने लागू कर दिया। भगवान राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। ये पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी नहीं थी तो और क्या थी? अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कि गरीब और अमीर के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए, मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए। अरे भगवान राम और निषाद राज एक ही साथ पढ़े थे, एक राजा का लड़का एक गरीब का लड़का। कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़े थे, एक राजा का लड़का एक गरीब का लड़का। राजा दशरथ और सुमंत एक साथ पढ़े थे, एक राजा का लड़का एक युवराज और एक गरीब का लड़का। जी। हमारे देश में तो यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम भी था। ये जो अभी चल रहा है ना, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, वैट, फला फला फला, चंद्रगुप्त तक तो भारत में कुछ था ही नहीं है। ये जितना टैक्स सिस्टम चल रहा है, हाँ, अंग्रेजों का है ना ये तो। जी बिल्कुल। चंद्रगुप्त के समय में हमारी जीडीपी दुनिया की 40% थी। चाणक्य के समय में, उस समय तो 1 नेशन 1 टैक्स था, दूसरा कोई टैक्स था ही नहीं। एक ही टैक्स था, कॉमन मैन से कोई टैक्स ही नहीं था, केवल व्यापारियों से टैक्स लेते थे, वो भी सिंगल टैक्स। सिंगल टैक्स। भारत में 1 नेशन 1 टैक्स लागू कर दें, सारा टैक्स खत्म करके सिंपल बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू कर दें, भाई जितना खर्च करोगे वही टैक्स देना पड़ेगा। इनकम में कोई टैक्स नहीं, जितना कमाना है कमाओ, कोई टैक्स नहीं लगेगा, जितना खर्च करोगे उस पर टैक्स लगाएंगे। भारत की जीडीपी ऐसे अपने आप 2% बढ़ जाएगी। तो समाधान सबका है। मैंने कहा ना, हर बीमारी का इलाज है। अगर दुनिया में, अगर सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग नहीं है और भारत में ड्रग स्मगलिंग है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा है, इसका मतलब सिंगापुर कानून अच्छा है। अगर दिल्ली में क्राइम है और दुबई में क्राइम नहीं है, इसका मतलब नहीं कि दुबई का सुल्तान, दुबई का किंग बहुत अच्छा है, दुबई का कानून अच्छा है। अगर जापान के लोग ईमानदार हैं, राष्ट्रभक्त हैं, वो जासूसी नहीं करते अपने देश के साथ, गद्दारी नहीं करते, मक्कारी नहीं करते, और भारत में जो जासूसी भी करते हैं, माओवाद भी है, नक्सलवाद भी है, जिहाद भी है, पत्थरबाजी भी है, तो इसका मतलब नहीं कि जापान का प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा है, इसका मतलब जापान का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। 2 चीज होती है किसी देश को अच्छा करने का, 2 ही चीज होती है, एजुकेशन सिस्टम और पनिशमेंट सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम। जी, ये 2 चीज अच्छी कर दे, सब ठीक हो जाएगा। मेरी कोशिश अपनी यही है, मेरा सपना भी यही है। जहां जहां मुझे जैसा मौका मिलेगा, मेरा प्रयास यही है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम सिस्टम हो और भारत का जुडिशियल सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम सिस्टम हो, भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो, यही मेरा सपना है। चलिए अश्विनी जी, थैंक यू सो मच आपके इन अथक प्रयासों के लिए, और हम आशा करते हैं कि आपको बहुत सफलता मिले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।